गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हेल्थ इज बेटर, दवाई बेटर गाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग। मेडिसिन खा रहा हूँ, ठीक है, आई एम ओके। ओके, वेलकम। 1 मिनट और वेट करते फिर चालू करते हैं। आई कैन सिट एंड टीच। नहीं मैं खड़ा होकर आराम से, क्योंकि आप लोग होते हैं ना तो आराम से करते हो, एफर्ट मानना पड़ता है, नहीं होता। पिछले क्लास में हमने बायो जियोग्राफिक जोन्स बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया था, तो वहाँ से हम लोग पिकअप करेंगे। हेलो अच्छी, थैंक यू, ठीक है। क्लास स्पीड इंक्रीज कर दीजिए शिवम जी, टेंशन मत लीजिए, वो तो हमारा टेंशन है। सिलेबस कंप्लीशन इज माय रिस्पांसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग इज योर रिस्पांसिबिलिटी। पर आई अंडरस्टैंड, आप बात तो सही कर रहे हो कि यहाँ थोड़ा स्पीड में हमें जाना चाहिए, व्हिच आई कैन डिसएग्री विद। ओके, चलिए आज का एजेंडा हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोन्स, ठीक है। हमने पहले देखा था बायो रेल्म्स का डिस्कस किया था, हमने जोन्स का डिस्कस किया था, प्रोविंसेस का डिस्कस किया था, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का स्ट्रेटजीज देखेंगे, ठीक। उसके बाद आज का क्लास में थोड़ा सा मैपिंग भी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास एटलस है, गुड। अगर ब्लैंक मैप रखे हैं, प्रिंट आउट वगैरह या कुछ ऐसा है तो उसको साइड पे ले लो प्लीज, ठीक है। वो ब्रेक के बाद थोड़ा मैपिंग करेंगे और साथ में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या डिफरेंट वेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वैसे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फर्क है। अगर आप लोगों ने रिसेंटली ये मूवी देखा होगा, कितने लोगों ने मूवी देखा था? देखा था ये मूवी? आई एम बेटर, थैंक्स फॉर आस्किंग। ये मूवी देखा था, कांतारा मूवी? नहीं देखा था तो डोंट वरी। पर अगर देखा था तो आपको इमीडिएटली पता होगा कि दिस इज आल्सो टू डू विद कंजर्वेशन। वो मूवी का एक बहुत अच्छा थीम था, ठीक है। अगर आप वो थीम पकड़ पाए ना, इट वाज टू डू विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो उसी से हमारा रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल द कांसेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, तो वो सब भी हम देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, हां, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव्स। मोर इंपोर्टेंटली एक स्टेप आगे जाके हम समझेंगे कि सेक्रेड ग्रोव्स में क्या मिसिंग है लीगली, समझ रहे हो? लीगली क्या-क्या मिसिंग है वो देखेंगे। और साथ में अगर टाइम परमिट किया आज हमें, तो हम देखेंगे इसके बाद जाके बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, बीएचएस कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी सबका शायद आपको फेयर आइडिया, यू मस्ट हैव अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट अ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज। डोंट वरी अगर नहीं पता है, हम बेसिक से करेंगे। पर मोर इंपोर्टेंटली हमारा फोकस इन दोनों पे भी रहेगा, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स एंड सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। इसी दौरान हम मैपिंग भी करेंगे, थोड़ा सा मैप भी होगा आज की क्लास में। गॉट इट? फाइन। कांतारा इज द नेम ऑफ अ मूवी गाइस, डोंट वरी। अगर नहीं देखा है ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, पर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको आसान रहेगा, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉपी पेन ले लीजिए, जो डाउट से रखिए, थोड़ी देर में देखेंगे। मैं चैट भी देख भी नहीं रहा क्योंकि एक तो ऐसे ही वो दूर है, मेरी आंखों के पास कमजोर है। विल टेक द डाउट्स लेटर, पहले सिलेबस देखते हैं आज। चलो लेट्स बिगिन। ओके, बिफोर आई गो फॉरवर्ड गाइस, हमको जल्दी से बता दो तो थोड़ा सा देखें क्लास कितना रिमेंबर करता है। ओके, टेल मी फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ओके, टेल मी अगर मैं इंडिया के केस में कहूं ट्रॉपिकल, मॉनसून, फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपको एक एरिया कहता हूं, इज दिस अ बायोम? ओके, और इज दिस अ बायोस्फीयर? ओके, व्हाट इज इट अ बायोम और अ बायोजियोग्राफिक जोन, या ये बायोजियोग्राफिक प्रोविंस? कौन सा है? आइडेंटिफाई करो। बायोम है, इट इज नॉट अ जोन, इट इज नॉट अ जोन माय फ्रेंड्स। याद करो, मैंने आपको नोट पे लिखा है कि बायोम का नामकरण कैसे होता है। हाउ डू यू नेम अ बायोम? बेस्ड ऑन द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा ऑफ द ट्री दैट यू फाइंड देयर, करेक्ट। इसलिए मैंने आपको कल कहा था ना कि एक बार रिवाइज कर लो, आसान रहेगा। कल का अपॉर्चुनिटी वही था, ठीक है। मुझे ये बताओ, इफ आई से ट्रांस हिमालयस, चलो सिर्फ ट्रांस हिमालयस अगर आपको आइडेंटिफाई करने बोले, ये क्या है? बायोम है, बायोजियोग्राफिक जोन है, या बायोजियोग्राफिक प्रोविंस है? समझो ऐसा, बायोम इज टू डू विद डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज, ठीक है। नामकरण देखो, डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज के ऊपर होता है, तो ये बायोम तो नहीं हो सकता। बायोजियोग्राफिक जोन या प्रोविंस, बड़ा कौन सा कॉन्सेप्ट है? जोन। जोन को जब आप तोड़ोगे ना, तब आपके प्रोविंसेस आप डेवलप करोगे, करेक्ट। फॉर एग्जांपल ये है बायोजियोग्राफिक जोन, करेक्ट फ्रेंड्स। इसी को अगर मैं तोड़ूं अभी, ट्रांस हिमालयस को अगर मुझे तोड़ना हो, मुझे बताइए कौन कौन से हिमालयस निकल के आते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि फॉर एग्जांपल अपना लद्दाख माउंटेन्स, इज दैट अ प्रोविंस ऑफ द बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ ट्रांस हिमालयस? यस। कैन आई से सिक्किम हिल्स, सिक्किम का जो हिल एरिया है, यस, ट्रांस हिमालय में आता है। क्या मैं कह सकता हूं कि द इंटरफेस बिटवीन से हिमालयस एंड टिबेटन प्लेटो, जहां पे देख रहे हो स्पेसिफिक नाम आना चालू हो गया ना, वो प्रोविंस है, ठीक है। जो लार्जर एरिया है वो जोन है, ठीक है। क्वेश्चन अभी मैं देख नहीं रहा, आप लोग क्वेश्चन मत डालो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हो। मैं आपको क्वेश्चन 100% एड्रेस करूंगा, ये मेरा रिस्पांसिबिलिटी बनता है, पर मैं क्लास के साथ-साथ नहीं कर सकता हूं, नहीं तो फिर आपका सिलेबस बहुत पीछे छूट जाएगा, हम लोग मार्क्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्रांस हिमालयस को अगर मुझे तोड़ना हुआ, तो एक साइड आता है मेरा लद्दाख हिल्स या लद्दाख हिमालयस, एक आता है सिक्किम हिमालयस, ठीक है, और एक आएगा अपना ट्रांस हिमालयन टिबेटन प्लेटो का इंटरफेस। मुझे बताओ फ्रेंड्स, इसमें हम आउटर हिमालय, लोअर हिमालय क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। व्हाई इज इट कि मेरे ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन का भाग में मेरा अपर हिमालयस, लोअर हिमालयस वो सब नहीं है, क्यों? मुझे बताओ, व्हाट इज द रीजन? गो बैक टू द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस फर्स्ट। फॉर्मेशन ज्योग्राफी लेसन पे वापस जाइए। ये रहा आपका इंडिया प्लेट, हाँ, ये मूव कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ। पहले टेथिस सी जाके आपका सिंक किया, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हुआ, तभी तो जाके आपका ट्रांस हिमालयस बना, करेक्ट। यही है ना लॉजिक? मुझे बताओ, इज दिस द लॉजिक? तो मतलब क्या हुआ, जब ट्रांस हिमालयस बना होगा तो दैट इज फर्स्ट इंटरफेस, इंटरफेस मतलब फर्स्ट मीटिंग पॉइंट किसके साथ था? टिबेटन के साथ था ना, टिबेटन के साथ था ना। तो इसलिए हमारे ट्रांस हिमालय में हम अपर हिमालय, लोअर हिमालय लेते नहीं है। हो गया, एक ज्योग्राफिक जोन बन गया मेरा, बायोजियोग्राफिक जोन। फिर पीछे से इंडिया प्लेट आया, फिर हुआ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, तब मेरा नेक्स्ट जोन बना जिसको कहते हैं हिमालयन जोन। गेटिंग इट? करेक्ट। तो लेट्स गो, मुझे बताओ, मुझे बताइए हिमालयन जोन को अगर तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा? अब आप मुझे बताओ हिमालयन जोन में क्या क्या आता है? एकदम नॉर्थ से शुरू करिए, वेस्ट से शुरू करिए। फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, फिर हमारा वेस्टर्न हिमालयस, फिर हमारा सेंट्रल हिमालयस, उत्तराखंड, नेपाल, नेपाल, ये वो सारा कुछ, और उसके बाद फिर सिक्किम के साइड आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट हिमालयस। कैन आई से दैट? अगर मैं अपने हिमालयस को तोड़ने जाऊं, हिमालय को अगर मैं प्रोविंसेस में बांटने जाऊं, ये लिखोगे नहीं गाइस, ये आपकी किताबों में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि उन्होंने सोचा कैसे, ये लिखने का नहीं है अभी। हाँ, सबसे पहले आता है मेरा नॉर्थ वेस्ट, फिर सेंट्रल, फिर ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, जो भी कहो एक ही है। अब ये मैं क्यों ऐसे में इसको ब्रेक कर रहा हूं गाइस, मुझे बताओ पॉइंट क्या है इसका? क्योंकि देखोगे कि एक एक का कैरेक्टर अलग अलग है। देखना, ध्यान देना, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं, जो वेजिटेशन है, वो वेस्टर्न हिमालयस में नहीं मिलेगा। सिमिलरली वेस्टर्न वाला सेंट्रल से अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग ही सीन चल रहा है, वहां बारिश ज्यादा है कि नहीं?
तो दिस इज द वे इन विच द क्लासिफिकेशन इज देयर। इसके बाद आप वो क्लासिफिकेशन पढ़ो, ठीक है। दैट इज नॉट अ लॉट टू डू, उसे एग्जामिनेशन वैल्यू ज्यादा नहीं है, पर आपको लॉजिक पूछा जाए कि व्हाई ट्रांस हिमालयाज इज नॉट अ पार्ट ऑफ से द हिमालयन बायोजियोग्राफिक जोन, क्योंकि जब फॉर्मेशन हुआ था तभी तो आपका जोन बन गया, तभी तो आपका डिटरमिन हो गया कि हां भाई ये हाइट है, ये ऑल्टीट्यूड है, ये बारिश हो रहा है, ये नहीं हो रहा, जो भी कंडीशंस थे वो फॉर्मेशन के टाइम फॉर्म हुए, बुझ गए, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद आप वो लिस्ट पढ़ लेना, उसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तो है नहीं कि मैं जो आपको एक्सप्लेन करना पड़े, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को हैप्पी एबल टू आंसर दैट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट माय से हिमालयन सिस्टम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम हिमालयन सिस्टम की बात करें, यहां पे लिख सकते हो चाहो तो थोड़ा सा, ओके। हिमालयन सिस्टम की अगर बात करें, मुझे पहले ये बताइए गाइस, मुझे बताओ वेयर इज माय स्नो लाइन हायर। हां, स्नो लाइन मेरा हायर किधर है? स्नो लाइन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर ये पहाड़ है, ठीक है, इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर अगर आपको स्नो मिल रहा है तो ये हो गया स्नो लाइन। अब ईस्टर्न हिमालयस और वेस्टर्न हिमालयस में किधर आपको स्नो लाइन पहले मिल जाएगा? इज एवरीवन क्लियर? कोई भी ईस्ट अगर कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ओके। लिखिए इसको, नोट्स के तौर पे लिखो यहां पे। नंबर 1, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखेंगे ताकि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ सके। मैं लॉजिक भी समझाऊंगा आपको क्या है। मुझे पहले इतना बता दो कि बारिश किस साइड ज्यादा होती है, ईस्टर्न हिमालयस में या वेस्टर्न हिमालयस में? ईस्टर्न हिमालयस में ज्यादा बारिश होती है ना? ईस्टर्न हिमालयस में ज्यादा बारिश है। चलिए पहले लिखते हैं ईस्ट हिमालयस में क्या सीन है। लेट्स राइट ईस्ट हिमालय रेनफॉल हाई, ईस्ट हिमालयस में रेनफॉल हाई, करेक्ट। तो आप लिखेंगे यहां पे जो स्नोफॉल है वो होगा आपका एट हाई ऑल्टीट्यूड। देख लो, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, मतलब क्या कि जितना आप ऊपर जाओगे तभी जाके आपको स्नो मिलेगा, ठीक है। वेस्ट हिमालयस में क्या है बताओ? नंबर 2 वेस्ट हिमालयस। पहले तो ये भी देखो लैटिट्यूड वाइज, अगर मान लो ये अर्थ में ड्रॉ करता हूं, हां मान लो ये इंडिया इधर, व्हिच इज एट एन इंक्रीज लैटिट्यूड। मेरा वेस्टर्न हिमालयस ऊपर में है ना, ईस्टर्न हिमालयस थोड़ा नीचे आता है, इंडिया थोड़ा सा झुका हुआ है। लेट्स लुक एट दिस, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर एरिया का लैटिट्यूड ऊपर है इस पर्टिकुलर एरिया से? ट्रू, मतलब क्या, अगर आपका लैटिट्यूड ऊपर है मतलब आप टेंपरेट कंडीशंस एक्सपेक्ट करोगे। एक तो बारिश कम हो रही है, टेंपरेट कंडीशंस ज्यादा है, मतलब क्या आपको ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, स्नो आपको आराम से मिल जाएगा, करेक्ट। ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म, वेरी नाइस। ज्योग्राफी तो चलो आप लोग का पक्का है, आप लोग तो बढ़िया स्टूडेंट्स हो ज्योग्राफी के, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। तो यहां वेस्टर्न हिमालयस में लिखे लो रेनफॉल, हेवी स्नोफॉल, रेनफॉल मेरा लो है भाई, मानसून का कोई ब्रांच यहां पहुंचता ही नहीं है, और स्नोफॉल हाई है ड्यू टू व्हाट रीजंस? टेंपरेट कंडीशन क्रिएट हो रहे हैं, टेंपरेट कंडीशंस। ये क्यों क्रिएट हो रहे हैं? क्योंकि भाई हायर लैटिट्यूड। ये लिखिए पहले, ओके। अब हमको बताओ वेस्टर्न हिमालयस में, फर्स्ट लेट्स लुक एट दिस, वेस्टर्न हिमालयस में किस किस तरह के प्लांट्स आप एक्सपेक्ट करोगे यहां पे? हाउ विल द प्लांट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयस बी डिफरेंट देन ईस्टर्न हिमालयस? कोल्ड डेजर्ट, करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। मॉसेस, लाइकन, कॉनिफेरस, पाइन, मॉन्टेन फॉरेस्ट इज अ गुड वे टू पुट इट, व्हाट एल्स? गुड, कैन आई से इन द सेंस मॉन्टेन तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका स्नो भी आप देख रहे हो ना, स्नो आपको जल्दी मिल रहा है, तो मॉन्टेन से वो एल्पाइन की तरफ ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखिए यहां पे एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन वेजिटेशन ज्यादा मिलेगा मुझे। रोडोडेंड्रॉन मिलेगा मुझे, जो कि आपको बाकी जगह भी मिलता है, पर यहां पे यू विल फाइंड रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। द्वार हिल बैम्बू, वेरी नाइस चंदन, बहुत ही बढ़िया। नहीं हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स तो देख नहीं रहे। बैम्बू बहुत अच्छा उन्होंने रिप्लाई किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखिए उधर दैट यू विल फाइंड टॉल बैम्बूस या जायंट बैम्बू भी कहते हैं उसको, जायंट बैम्बू। बैम्बू जो है फ्रेंड्स, बांस, इज बैम्बू अ प्लांट और इज इट अ ग्रास? मुझे ये बताओ तो पहले, वैसे तो मैं आई विल डिस्कस दिस लेटर इन डिटेल, पर मुझे बताओ ये प्लांट है या ग्रास है? क्या फर्क पड़ता है अगर हमने इसको ग्रास घोषित कर दिया तो? क्या चेंज होता है ऑन द ग्राउंड? ऑन द ग्राउंड क्या चेंज होता है? प्रीवियसली इट वाज अ ग्रास, नाउ अ प्लांट, नॉट रियली। प्रीवियसली इट वाज अ प्लांट, नाउ इट इज अ ग्रास माय फ्रेंड्स। और आप जानते हो क्यों? क्योंकि अगर प्लांट घोषित है तो आप उसको काट नहीं सकते हो, कंजर्वेशन स्टेटस अलग हो जाता है। पर अगर ग्रास घोषित है तो कंजर्वेशन स्टेटस अलग हो जाता है। अब आपको ये भी पता है कि बांस या बैम्बू जो है वो आप घर में लगाते हो। बैम्बू में आप देखोगे कि जैसे मैंने दार्जिलिंग में पढ़ाई की है, तो वहां पे बैम्बू के बीच में रख के लोकल लिकर भी बनता है, ठीक है, रॉक्सी बोलते थे उसको। तो काफी सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं, ऐसे हेरिटेज है घर बनाने के लिए, हम बोट बनाने के लिए, ठीक है। पानी का देखोगे जो धारा होता है, अगर कभी शिमला दार्जिलिंग साइड गए हो तो वहां पाइप्स नहीं लगाते, वहां बैम्बू का ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा, उस पे पानी ऐसे ड्रिप करते जाता है। तो इसलिए भारत सरकार ने उसका कंजर्वेशन स्टेटस चेंज करके उसे ग्रास घोषित कर दिया, ताकि आप जाके उसे एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जैसा उसे यूज कर सको। मैं सब जगह सही बोल रहा हूं। रोडोडेंड्रॉन इज आल्सो फाउंड इन सिक्किम, दार्जिलिंग, करेक्ट, इट इज फाउंड अप टिल अरुणाचल भाई, ठीक है, अरुणाचल तक मिलता है, पर हम लोग वेस्ट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए यहां पे, इट इज अ ग्रास एंड व्हाई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये लिखो इतना बस, आपको टर्म्स आना चाहिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या होता है अगर कोई जानना चाहता है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका, मैं ले जाऊंगा आपको साउथ बंगाल, ठीक है। साउथ बंगाल में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, वहां आप देखोगे, क्योंकि मैं राहत में जानता हूं, वहां पे शाम में जो औरतें होती हैं वो जंगल से लौट रही होंगी और वो बहुत सारा साल का ऐसा पत्ता लेके आती हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको रोकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो साल का पत्ता है उसी से तो वो पत्तल बनता है जिसपे कि हम लोग खिचड़ी विचड़ी खाते हैं। आज अमेज़न पे आप जाके देखोगे सस्टेनेबल प्लेट्स बिक रहे हैं, जो कि बंगाल के लोग ऐसा चिरकाल से वही खाना उसमें खाना खाते हैं। आज अमेज़न पे वो 10 प्लेट 100 रुपए का बिकता है। तो क्या है, भारत सरकार ने अलाउ किया है कि आप जाओ, कोई बात नहीं, आपको फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो आप लोग जो पत्ते गिरे हैं, हनी है, वैक्स है, वो सब जाओ निकालो, रेजिन है निकालो, कोई इशू नहीं। पर पेड़ नहीं काटना है, पेड़ के प्रोडक्ट्स वो ले सकते हो, फूल पत्ती, मेडिसिनल प्लांट्स, वो फॉर बाकी स्टेट्स में भी आपने देखा होगा साल के पत्तों पे लोग खाना खाते हैं। गांव में कभी भोज हुआ, त्योहार हुआ, तो वहां पे आपको ये मेलानाइन के प्लेट्स नहीं मिलते, वहां साल के प्लेट का खाना खाते हो। व्हाई इज दैट? सस्टेनेबिलिटी। आप खा के फेंक भी दोगे तो कोई गंदा नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। तो एनीवेज विल कम बैक टू इट, इसको ध्यान रखो बस। जायंट बैम्बू के साइड में लिखिए ग्रास, इट इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। और आपको मिलेगा इधर वेस्टर्न हिमालयस में, वहां पे लिखिए बर्च, विलो। ये विलो ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? व्हाई इज द विलो ट्री इंपॉर्टेंट? साउथ में बनाना लीफ पे खाते हैं, करेक्ट, गुड। व्हाई इज द विलो ट्री इंपॉर्टेंट?
विलो से क्या बनता है? क्रिकेट का बैट। बेस्ट बैट्स जो क्रिकेट में बनते हैं, ठीक है, वो विलो के बनते हैं। सर विवियन रिचर्ड्स का भी बैट जो था वो यहीं से बन के जाता था, विलो ट्री का, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देख लो इसमें, इसके क्रिकेट बैट्स बनते हैं, ठीक है। ये अपना वेस्टर्न हिमालयस का, ओके। यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स मिलेगा मुझे? टेल मी अबाउट द एनिमल्स दैट आई विल फाइंड इन वेस्टर्न हिमालयस। चलिए इधर लिख रहा हूं एनिमल्स, वेस्टर्न हिमालयस के एनिमल्स। समवन हैड, दो तीन स्टूडेंट्स ने कहा कि मेरी हैंडराइटिंग खराब है, आई शुड बी मोर नीट एंड क्लीन, आई एम ट्राइंग, गॉड नोज आई एम ट्राइंग। पर अगर कोई भी शब्द समझ नहीं आता हमको पूछेंगे आप, ओके। फ्लोरा फौना, हाँ जी, इधर क्या मिलेगा? स्नो लेपर्ड, तार, ताकिन। आई विल शो फोटोज, फोटोज में दिखाऊंगा। स्नो लेपर्ड इज करेक्ट, व्हाट एल्स? देखिए यहाँ पे वाइल्ड एस सबसे पहला, जो कि आप शायद गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको पढ़ाया जाता है वहां पे। रन ऑफ कच्छ की जब हम बात करते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है कि वहां पे वाइल्ड एस मिलता है। तो फिर वेस्टर्न हिमालयस में कैसे मिल रहा है? इसको कहते हैं द वाइल्ड एस ऑफ द टिबेटन वैरायटी। ये टिबेटन वाइल्ड एस कहते हैं इसको, ये मिलता है यहाँ पे। इसका दूसरा नाम है कियांग, KIANG, कियांग, कियांग कहते हैं इसको, वाइल्ड एस, ठीक है। व्हाट एल्स? लिखिए यहाँ पे, आपको मिलेगा ब्लू शीप। मुझे बताओ फ्रेंड्स, ब्लू शीप ब्लू होता है क्या देखने में? चलो आपको फोटो दिखाते हैं, बिकॉज़ आप लोगों को फोटोज बहुत पसंद है। मुझे बताओ क्या ब्लू शिप में ब्लू कलर होता है? लेट्स लुक एट इट। चलो शिप, हॉस्टल कहां से खुल गया? हॉस्टल का नाम ब्लू शिप क्यों रखा है? देखो भाई, ये है ब्लू शिप, आपका कोई नाम से लेना देना नहीं है इसका। इट इज जस्ट कंसीडर्ड टू बी ग्रे इन कलर, और इसका नाम हमने डाल दिया है ब्लू शिप। इसको कहते हैं भराल, BHARAL, भराल। लिखिए उधर, ब्लू शिप इज कॉल्ड एज भराल, ये मिलेगा उसको उधर आपको। अरे खुल जाओ भाई, हां, BHARAL लिखिए प्लीज, तब तक मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं। BHARAL, भराल, ओके। आपको मिलेंगे फेजेंट्स, PHESANTS, फेजेंट्स। फेजेंट्स क्या होते हैं? बर्ड्स, बर्ड्स होते हैं फेजेंट्स। फेजेंट्स लिखिए वहां पे, लिखो फेजेंट्स, द बर्ड्स। ये क्या होता है? हांगुल। व्हाट इज हांगुल? जिन्होंने पहले अपीयर किया फ्रेंड्स, आपसे मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। व्हाट इज हांगुल? इज इट अ गोट, अ डियर, व्हाट इज इट? गोट और अ डियर? नॉट अ गोट, इट्स नॉट अ गोट। लिखिए वहां पे, हांगुल इज अ डियर, ओके। नेक्स्ट लिखिए वहां पे, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बेयर, स्नो लेपर्ड, बेयर, और लास्ट में लिखो आप वल्चर मिलता है, क्या तो कहते हैं उसको? ग्रिफन वल्चर, ग्रिफन वल्चर, ग्रिफन वल्चर, ठीक है, ओके। एंटीलोप भी मिलता है, वो भी लिखो वहां पे, एंटीलोप। व्हाट आर एंटीलोप्स? एंटीलोप क्या होता है? बताओ फ्रेंड्स, हाउ इज एन एंटीलोप डिफरेंट देन अ डियर? हमको ये बताइए पहले, क्या फर्क है एंटीलोप और डियर में? लिखिए उधर, मुझे पता है आप लोग को नहीं पता होगा, आई नो दिस बिकॉज़ ये पढ़ाया नहीं जाता है, ये बुक्स में भी नहीं होता है। नोट, प्लीज राइट दिस डाउन, द डिफरेंस बिटवीन एंटीलोप एंड डियर, ठीक है, उसमें लिखो एंटीलोप वर्सेस डियर। यहाँ पे जो मेल डियर होगा, इसके सींग होते हैं, लिखिए वहां, ठीक है। मेल डियर्स हैव व्हाट यू कॉल्ड एज, क्या कहते हैं सींग को इंग्लिश में? एंटलर्स, ANTLERS, ठीक है, ठीक है। एंटीलोप के होते हैं हॉर्न्स। ये हॉर्न्स जो होते हैं ये परमानेंट होते हैं, और डियर का जो एंटलर होता है वो उसमें शेडिंग करता है, हर साल उसका नया निकलता है, ठीक है। अच्छा, एंटीलोप का मान लो अगर एंटलर भी रहा ना, जैसे हमने अभी देखा वहां पे एंटीलोप, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा। एंटीलोप, एंटीलोप की अगर आप देखोगे कि जो सिंग है वो भी अगर रहे तो दे आर मेश्ड इन नेचर, ठीक है, दे आर मेश्ड इन नेचर, ठीक है। लिखिए, एंटीलोप का मेश्ड, मेशिंग देखा जाता है, मेशिंग ऑफ एंटलर्स, सिंगों का मेशिंग होगा, मतलब ऐसे 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 टाइप का होगा। वेयर एज डियर का जो ये सिंग होता है, ठीक है, वो ब्रांच्ड होता है, ब्रांचिंग ऑफ एंटलर्स। लिखिए इसको प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। लिखा, बताइए कोई डाउट है? सर इनकी इमेज शो कर दीजिए, चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स लुक एट इमेज, गुड। चलो एंटीलोप देखते हैं पहले, एंटीलोप हिमालयास। फिर आपको मैं वो ओनिक्स और चिरू वो सब है, सिंपल सिंपल वो देखें। ये देखो भाई, कहाँ हिमालयन सर, चलो लुक एट दिस, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट हिमालयन डियर फॉर एग्जांपल, हिमालयन डियर, मेल, क्योंकि मेल ही के तो सिंग होंगे, क्या बात है, सिंगलेस है हमारे सारे के सारे एंटलर्स। अब देखो इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट मारने के बाद भी अगर फोटो ना आए तो क्या ही। ये देखो भाई, डू यू सी दिस? ये बताओ ये ब्रांच है या मेश्ड है? हमको बताओ, ये जो एंटलर का सिस्टम आप देख रहे हो इसको हम ब्रांचिंग कहेंगे या मेश्ड कहेंगे? ध्यान से देखिए, मैं इसको स्क्रीन पे बड़ा कर देता हूं, ये लो मुझे बताओ, इज दिस ब्रांच्ड और इज इट मेश्ड? देख रहे हो, एक से ये निकला, उससे अलग निकला, ये एक निकला, उससे अलग निकला, लुक एट दिस, यू सी दिस? दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस फ्रेंड्स, गेटिंग इट? ठीक है। अच्छा, आपको अगर पूछा जाए इन हिमालयन रीजन नो वल्चर्स आर फाउंड, ट्रू या फॉल्स? हिमालयन रीजन में वल्चर्स मिलते हैं? ऑफ कोर्स मिलते हैं, 100%।
हिमालयन रीजन में मिलते हैं वल्चर्स, लिखा तो अभी आपने ग्रिफन वल्चर्स लिखा नहीं, देखो ध्यान दो फ्रेंड्स, यही सवाल पूछा जाएगा आपको, स्पीशीज याद ही रखना है, आपको देखना है कि क्या क्या मिलता है, इवेंचुअली आइडिया रखो कौन कौन से बर्ड्स मिल रहे हैं, कौन कौन से बेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इधर टाइगर मिलेगा क्या मुझे बताओ, वेस्टर्न हिमालयस में टाइगर मिलेगा, कोई नहीं सकता, आपको पता है अभी तक टाइगर के लिए क्या क्या चाहिए, टाइगर को एक बड़ा एरिया चाहिए, टेरिटरी चाहिए, प्रे प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप चाहिए, पानी चाहिए, यहाँ पे एनीवेज इसके लिए कुछ है नहीं खाने को, क्या खाएगा। तो इसलिए देखोगे आप कि टाइगर्स आ जाते हैं हमारे हिमालयन फुटहिल्स के आसपास, वो ज्यादा हाइट तक नहीं जाते। अगर आप एंड आई सजेस्ट आप लोग थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेके देखना गाइस, ठीक है। अभी अपने जिस भी सिस्टम पे हो उस पे जाओ और गूगल सर्च करो तेराई आर्क लैंडस्केप, सर्च करो गाइस, चलिए खुद से करिए तेराई आर्क लैंडस्केप और उसके बाद लिखो WWF और ये खोलो और ये देखो तेराई आर्क लैंडस्केप, यहाँ हिमालय में टाइगर मिलके मर जाएगा, पलास कैट मिलता है, बिल राइट सचिन सही बोल रहे हो। तेराई आर्क लैंडस्केप क्या है फ्रेंड्स, देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि आपके वेस्टर्न हिमालय से जो भी एरिया है ना, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद टाइगर नहीं मिलता है, टाइगर एक रीजन के नीचे से मिलना शुरू करता है जिसको हम कहते हैं तेराई आर्क लैंडस्केप। लैंडस्केप का अर्थ क्या है, ज्योग्राफी के टर्म ऑफ व्यू से देखोगे तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स मेक माय लैंडस्केप। तो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ये थॉट प्रोसेस लाएगा, इसका देखो स्प्रेड कहां से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, ऑल ऑफ इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ माय तेराई आर्क लैंडस्केप। अब जानते हो इसका पॉइंट क्या है, हम क्यों बना रहे हैं तेराई आर्क लैंडस्केप, ताकि आप एक बड़ा कंजर्वेशन गोल ला सको। एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान, डीएफओ अपना डिस्ट्रिक्ट में अपना रेंज में देख रहा है, और एक होता है कि एक सब रीजन, एक बायो जियोग्राफिक रीजन के लिए आप एक कंजर्वेशन प्लान बनाएं। तो इसलिए तेराई आर्क लैंडस्केप उसी का पार्ट है। तो लिखिए इसके बारे में थोड़ा पॉइंट्स लिखिए वहां पे, तेराई आर्क लैंडस्केप कौन कौन से स्टेट्स में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, लिखो प्लीज, ये आपके नोट्स में नहीं है, प्लीज लिखिए इसको, तेराई आर्क लैंडस्केप बिहार, यूपी, उत्तराखंड, नेपाल, 4 स्टेट्स, 3 स्टेट्स, एक इंटरनेशनल कंट्री। कैन बी कॉल्ड इकोटोन। See, ecotone is a transition area between two zones. So, for example, Terai can be considered to be an ecotone. Okay, and as a landscape, if अगर landscape देखो 4 states का बात करें ना, तो this is the ecotonal region between your Gangetic Plains and your higher Himalayas. मैं आपको तेराई आर्क फिर से बताता हूँ, चलो देखो, पहले तो स्टेट्स लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ, लिखिए वहाँ पे तेराई आर्क लैंडस्केप। चलो मैं आपको नोट्स लिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे सारे के सारे। आगे बढ़ते चलिए, लिखिए, बेटा नीड स्लाइड, फिर उसके बाद आपको मैं ये सब कराऊंगा। लिखो उधर तेराई आर्क लैंडस्केप क्या क्या उसका पॉइंट है, विल राइट दिस डाउन इनिशियली, तेराई आर्क लैंडस्केप। ओके, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन है बिहार, यूपी, उत्तराखंड प्लस नेपाल, नेपाल का फुटहिल्स कह सकते हो। ओके, नंबर 2 व्हाई व्हाट इज द पॉइंट, व्हाई इज इट नीडेड, यहां पे लिखो, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन प्लान फॉर अ जोन ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे वो लिखिए। नंबर 3 लिखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा आपने। ओके, यहाँ पे आपके 3 प्रोमिनेंट कंजर्वेशन प्लान्स चल रहे हैं। ओके, सो 3 प्रोमिनेंट स्पीशीज ऑफ कंजर्वेशन, इनको क्या कहेंगे गाइस, अगर मुझे मान लो एक शब्द में ये बताना होता, अ प्रोमिनेंट स्पीशीज ऑफ कंजर्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, एक टर्म मुझे बताइए, आपने पढ़ा इसके बारे में, इसको हम क्या कहेंगे, एक स्पीशीज जो मेरा कंजर्वेशन का ऐसा फेस बन जाता है, फ्लैगशिप स्पीशीज है ना वो टर्म, एंडेमिक नहीं, कीस्टोन भी नहीं। आप जाओ अपना नोट्स पलटाओ, मैंने आपको क्या कहा था, जो स्पीशीज आपका विकी कौशल बन जाता है, हीरो बन जाता है, फेस बन जाता है, उसका पोस्टर बनेगा। तो पोस्टर किसका किसका बनता है, जंगली सुअर का थोड़ी ना कभी पोस्टर देखा है, नहीं, पर क्या आपने टाइगर का देखा है फॉर श्योर, ठीक है, क्या वन हॉर्न राइनोसेरस का देखा है, काजीरंगा का, एब्सोल्युटली, ठीक है। तो लिखिए वहां पे the 3 species that are there as part of my Terai Arc landscape. Number 1 Bengal tiger, number 2 Asian elephant, number 3 one horned rhinoceros. लिखो, first Bengal tiger, number 2 आपका elephant, and number 3 one horned rhino. ठीक है, इसमें कौन कौन से मेजर एरियाज हैं वो लिख लो। नंबर 4, ये पॉइंट्स आप रिवाइज करोगे, इसी से सवाल आएंगे गाइस, ध्यान देंगे अभी। इसमें कौन कौन से हमारे मेजर एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली से अगर मैं जाना शुरू करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, सबसे पहले कौन सा आता है, कॉर्बेट, फिर आएगा राजा जी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। उसके बाद हमको बताइए, बताओ फ्रेंड्स, यूपी में कौन सा है नेशनल पार्क के हिसाब से, दुधवा नेशनल पार्क। ओके, नेपाल में कौन सा है, चितवन, ट्रिपलिंग वाला चितवन याद है, चितवन नेशनल पार्क नेपाल, ठीक है। उसके बाद नेपाल में अपना है बारदिया, ठीक है, बारदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चितवन नेशनल पार्क, बारदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और एक है सुखला फांता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीनों नेपाल के हैं, सुखला फांता ये है नेपाल के। ओके, दुधवा है आपका यूपी का, ये है दोनों उत्तराखंड में, और बिहार में है आपका एक ही, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार में एक ही वाल्मीकि नेशनल पार्क, बस, गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज अगेन तेराई आर्क लैंडस्केप, जो कि आप देखते हो बिगिंस एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है, करेक्ट हर्षदीप, अभी करेंगे। इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे याद करें, मैपिंग मैं बताऊं, मैपिंग सही होता है, या तो खुद घुमाओ, पर वो टाइम नहीं है, ना ही आपके पास अभी वो एनर्जी होना चाहिए, आपको पढ़ने में एनर्जी लगाना है, घूम के आओगे तो याद रहेगा। जैसे मैं अगर बहुत घूमा पगला जैसा, तो मुझे पता है, मतलब चमक जाता है, कोई जगह विजिट किया ना तो याद रहता है। पर अगर आप नहीं जा सकते हो अभी, द ओनली वी कैन डू इट इज मैपिंग, जो कि हम करेंगे क्लास, आई विल शो यू हाउ टू मैप आल्सो। लेट्स गो फॉरवर्ड, नेक्स्ट। अब हम देखते हैं
यहाँ पे और क्या क्या स्पीशीज मिल जाएंगे मुझे वैसे फुटहिल्स पे? मुझे बताओ फ्रेंड्स, आप इसी से बता दोगे। अगर मुझे टाइगर मिल रहा है तो क्या क्या मिलेगा? टाइगर को खाने के लिए क्या क्या होगा यहाँ पे? सोचिए, क्या मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे स्वैम्प डियर, हॉग डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, हाँ ये सारे मिल जाएंगे। बफेलो, वाइल्ड बफेलो जिसको बाइसन कहते हैं। देखो ये बाइसन का फोटो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको रुको रुको, आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बाइसन जल्दा बड़ा देखो थोड़ा, हाँ ये देख रहे हो? ये चलो ये तो फेक है भाई, हाँ इसको, ये तो फेक नहीं है, ये देखो इसको थोड़ा, ये देखने में तो ऐसा, कट्स देख रहे हो इसके, विंग्स कट्स, सिक्स पैक बना के घूम रहा है, सिक्स पैक बना के। तो इसका ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फूड ऑफ द टाइगर। तो आप लिखो वहां पे व्हाट आर द अदर स्पीशीज दैट यू गेट इन द तेरा यार लैंडस्केप, लिखना शुरू करो। स्वैम्प डियर, हॉग डियर, बार्किंग डियर, बाइसन, सारे लिखिए। चलिए अदर स्पीशीज दैट यू फाइंड, नंबर 1 फुटहिल्स में मुझे क्या क्या मिल जाएगा? ये तेरा एरिया में क्या क्या मिल जाएगा फुटहिल्स ऑफ हिमालयस में? पहले तो डियर के बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे मुझे, ठीक है, चाहे बार्किंग डियर हो, स्वैम्प डियर हो, हॉग डियर हो, ओके। नंबर 2 बाइसन, नंबर 3 वाइल्ड बोर, नंबर 4 लिखिए सारे, बार्किंग डियर, स्वैम्प डियर, हॉग डियर, बाइसन। बाइसन को क्या कहते हैं पता है? वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड बफेलो कहते हैं इसको, इंडियन वाइल्ड बफेलो। ये आपकी गाड़ी को आके एक दिया ना तो इंश्योरेंस करा के जाना, बचना डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। चीतल वितल लिख लो यहाँ पे, चीतल, चीतल बताइए आप लोग बताइए। गौर, ठीक है। कोया ट्राइब, कोया ट्राइब यहाँ का चलेगा। मिथुन भी बोलता है, क्या बात। वाइल्ड ब्रार नहीं, बोर बोर BOAR, वो जंगली सुअर। ये देखो देखो, अरे वो देखा नहीं है क्या आप लोगों ने मूवी, वो लायन किंग, उसमें वो छोटा टाइगर का जो फ्रेंड्स होता है, उसमें वाइल्ड बोर नहीं है वैसा, वो सिंग निकला हुआ है उसका दोनों साइड से, हाँ तो वही तो है। लो देखो भाई वाइल्ड बोर कैसा दिखता है, जंगली सुअर। ये भी डेंजर होता है भाई, आप काफी दफा देखोगे ये एलिफेंट को भी चमका देगा। ये देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या ही, पर अगर अपने पे आ गया तो बहुत इशू कर देगा आपको। हकुना मटाटा वाला, हाँ वही तो है। इसका नाम क्या था? पुम्बा, करेक्ट, पुम्बा। दिस इज अ वाइल्ड बोर, ठीक है। मुझे बताओ वो जो दूसरा पार्टी था, टिमोन, टिमोन कौन सा स्पीशीज था? टिमोन का कौन सा स्पीशीज था फ्रेंड्स, हमको बताओ। चलो मूवी तो देखा आपने, टिमोन कौन सा स्पीशीज था? मीरकैट, मीरकैट था। मीरकैट क्या होता है फ्रेंड्स? हाँ बताओ, देखो टिमोन, चलो चेक करते हैं। पता है मेरे ख्याल से टिमोन वाज अ मीरकैट, और मीरकैट जो है ना वो मंगूस का भाई है, जो स्नेक्स को खाता है ना उसी का भाई माना जाता है, कजन स्पीशीज माना जाता है। लेट्स लुक एट मीरकैट क्या था? नाम में कैट है पर कैट से दूर, कोसों दूर है। देख लो, ऐसा ही दिखता है, यही नहीं था हमारे टिमोन जी। हाँ तो लिखिए इधर, वाइल्ड बोर या मीरकैट तो नहीं मिलता वैसे भाई यार, आगे बढ़ो। नंबर 4, नंबर 4 लिख लीजिए यहाँ पे, वाइल्ड बफेलो लिखा। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे लंगूर, गोल्डन लंगूर, और आपको मिल जाएगा नंबर 5 गैंजेटिक घड़ियाल, गैंजेटिक घड़ियाल। ये लिखिए। मुझे एक बार क्लास में जो लोग हैं मुझे जल्दी से बताओ डिफरेंस बिटवीन घड़ियाल एंड से या एलिगेटर, एलिगेटर और क्रोकोडाइल का डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है? बताओ फ्रेंड्स। काफी दफा आप लोगों ने देखा होगा क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या डिफरेंस है? माउथ का शेप तो चलो एक मान लिया मैं, लेट्स गो, बहुत अच्छा। अगर इतना आप लोग क्लैरिटी रख रहे हो तब तो इजी है मेरे लिए। रुको देखो कैसे आपको इवेंचुअली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन्हीं सब चीजों पे, कॉमन सेंस पे पूछा जाएगा। क्या आपने उतना केयर किया कि जाके मैं इसके बारे में पढ़ाई करूं, या सिर्फ स्टडी IQ बुक या जो भी फलाना इंस्टीट्यूट का बुक पढ़ के पहुंच गए? अगर सिर्फ बुक पढ़ के पहुंचे हो तो ना हो पाई। लिखिए, घड़ियाल वर्सेस एलिगेटर वर्सेस क्रोकोडाइल, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसमें। घड़ियाल वर्सेस एलिगेटर वर्सेस क्रोकोडाइल, लिखिए थोड़ा सा। पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे एक्वेटिक रेप्टाइल्स हैं, करेक्ट, दे आर एक्वेटिक रेप्टाइल्स नो, ऑल आर एक्वेटिक रेप्टाइल्स, तीनों। नंबर 2, ओके, क्रोकोडाइल्स आपके मिलते हैं कहां पे? सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर फ्रेंड्स? क्रोकोडाइल्स कहां मिलते हैं? सॉल्ट वाटर या फ्रेश वाटर? घड़ियाल्स लेक में होता है, दे आर नॉट अ सिंगल स्पीशीज। वही तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको, इसलिए तो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सवाल ऐसा है ना कि मतलब अगर पढ़ा नहीं होगा तो मार्क नहीं कर पाएंगे आप आंसर। ठीक है, काफी लोग गलत कर रहे हो, काफी लोग गलत कर रहे हो, दोनों में मिलते हैं, क्या बात। लिखिए उधर, क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर? क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर? एलिगेटर फ्रेश वाटर, एलिगेटर फ्रेश वाटर फ्रेंड्स, घड़ियाल आल्सो इन फ्रेश वाटर, ठीक है। एलिगेटर प्लस घड़ियाल दोनों मिलते हैं मेरे फ्रेश वाटर। नंबर 3, घड़ियाल कैन वॉक, कार्टून में शायद, इधर तो नहीं, ओके। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट वाला लिखो, क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल का होता है लॉन्ग एंड पॉइंटी स्नाउट, मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगा, लॉन्ग प्लस पॉइंटी। क्रोकोडाइल का लिखो लॉन्ग प्लस पॉइंटी स्नाउट, स्नाउट मतलब होता है मुंह, हाँ सामने का जो मुंह होगा ना वो लॉन्ग और पॉइंटी होगा। वेयर एज एलिगेटर का यू शेप्ड होता है, यू शेप्ड स्नाउट। लिख लीजिए वहां पे, घड़ियाल का लिख लीजिए, लॉन्ग एंड पॉइंटी यू शेप्ड घड़ियाल का। देखो फ्रेंड्स, स्लेंडर स्नाउट होता है इसका, थिन स्नाउट, स्लेंडर, स्लेंडर स्नाउट।
थोड़ा सा एनर्जी मेरा कम रहेगा, बट जस्ट बेयर विद मी। मैं मेडिसिन पे थोड़ा सा वो आगे पीछे हो सकता है, बट आई ट्राई एंड डू एवरीथिंग प्रॉपर्ली। नंबर 4 ओके, नंबर 4 लिखिए। कौन सा ज़्यादा खाता है? ठीक है, क्रोकोडाइल। लास्ट पॉइंट है, देखो इधर, क्रोकोडाइल। ठीक है, इसको हम कहते हैं या तो सॉलिटरी होगा, सॉलिटरी मोस्टली, एलिगेटर, घड़ियाल। लिख लीजिए, सवाल बनेंगे इससे, एलिगेटर का लिख लीजिए। ठीक है, एलिगेटर, सॉलिटरी। ओके, साथ में अकेले घूमेगा ये मोस्ट लाइकली। और घड़ियाल जो है, लिख लो घड़ियाल का। घड़ियाल विल बी may not be solitary, correct, may not be solitary, ग्रुप में भी हो सकता है, इन ग्रुप। कौन सा ज्यादा ह्यूमंस को अटैक करता है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में? बताइए, कौन सा ज्यादा अटैक करता है क्रोकोडाइल एलिगेटर में? क्रोकोडाइल हमेशा ज्यादा डेंजरस होता है। एलिगेटर का फूड आप अगर देखोगे ना, वो नॉर्मली फिश ज्यादा खाता है, ठीक है, फिश या फिर जो भी फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होगा उसके हिसाब से वो खाएगा। बट क्रोकोडाइल्स, बिकॉज अगेन दे आर बिलोंगिंग टू सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर, सो दे हैव दैट खारा पानी का अग्रेशन थोड़ा सा, इसलिए वो ह्यूमंस के अटैक करने में पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, जब ये लिख लिया आपने, फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, गैंजेटिक घड़ियाल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं, डन। जोन्स आप देखोगे, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखेंगे हॉटस्पॉट्स, मोर इंपॉर्टेंटली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। चलिए फ्रेंड्स, हाई हॉटस्पॉट्स समझते हैं इन डिटेल। ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आपको रियली मतलब वैसे तो कोई हेल्प होगा नहीं उससे, पर अगर आप जोन वाइज जाके बस फ्लोरा का ध्यान, फौना का ध्यान देख सको, एक बार देख लो, रटना नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आपको जोन वाइज फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन एज पर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क में कौन सा स्पीशीज ज्यादा जाता है। तो ये बड़ा ओवरव्यू जान के भी कुछ करने पाओगे, ठीक है, बट हैव अ लुक एट इट रिगार्डलेस। अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे, ओके, इंडिया के केस में अगर आप देखोगे, यू विल फाइंड दैट देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, ये 4 देख रहे हो। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या है, व्हाट इज द पॉइंट? तो अगर एक शब्द में आपको समझाऊं, इट इज टू डू विद हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज दैट आर थ्रेटेंड। बस दो ही कांसेप्ट पे चलता है आपका हॉटस्पॉट्स। मैं दोनों डिस्कस करेगा हर्षदीप, पीवाईक्यू आज नहीं करेगा, कल करेंगे, ठीक है, पहले थोड़ा कांसेप्ट करते हैं, क्वेश्चन तो लगाएंगे फॉर श्योर। यही चीज है, आपको एक सेंटेंस में अगर ब्रेक डाउन करना हो, हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज दैट आर थ्रेटेंड, बस। एंडेमिक मतलब आपको पता है, एंडेमिक इज टू डू विद लोकल एरिया अवेलेबिलिटी, कि वो उस एरिया को बिलोंग करता है, इस रीजन को बिलोंग करता है। तो अगर एक शब्द में मैं तोड़ना चाहूं तो ये हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज दैट आर थ्रेटेंड। अब देख लो, at least 1500 species of plants as endemics, done, and 70% of original native habitat is lost, मतलब threatened, simple. Difference between native species and endemic species, okay. endemic species का अर्थ क्या है पहले हमको समझाइए फ्रेंड्स, what do you understand by endemics? हमको बताओ, मैंने आपको बताया पहले प्रीवियस क्लास में हमने देखा भी है endemic species का अर्थ, what is the difference? For example, can I say, think of it that way, इंडिया में आलू पोर्टुगल से आया, आलू comes from Portugal to India, करेक्ट, इतना तो हमको पढ़ाया गया है। अब हमको बताओ, क्या मैं आलू को एक एंडेमिक स्पीशीज कहूंगा पोर्टुगल का, या नेटिव स्पीशीज कहूंगा पोर्टुगल का? मुझे ये बताओ, दैट इज द कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। देखो, ये आलू जो पोर्टुगल से इंडिया आया ना, वो पोर्टुगल का नेटिव है, मतलब इट वाज फाउंड इन पोर्टुगल अर्लियर, बट नाउ वो हर जगह उगता है, अब इंडिया में भी उगता है। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस में जो डाउट है ना, वो बड़ा अच्छा डाउट है, तो इसको लिखो प्लीज यहाँ पे। वेट, लेट मी गेट स्लाइड, बिकॉज़ आई नीड अ स्लाइड, मैं सब नहीं कर सकता इधर। छोटे-छोटे स्लाइड्स पे छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखते चलेंगे आज। यहाँ लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन नेटिव एंड एंडेमिक। चलो, आपके कॉन्सेप्ट में आज क्लियर करके छोड़ूंगा भाई। लिखो उधर, नेटिव स्पीशीज वर्सेस एंडेमिक, क्या डिफरेंस है? ओके, यहाँ पे लिखिए, अ नेटिव स्पीशीज मे नॉट बी जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू द नेटिव एरिया, a native species may not be restricted to a native area, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और भी हो सकता है, ओके, इट मे नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके, एंड एंडेमिक स्पीशीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स नेटिव एरिया। क्लियर हुआ ये? अब हमको बताओ, फॉर एग्जांपल रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बीटी, ये एंडेमिक हुआ या नेटिव हुआ? इज इट न्यू टॉपिक? नो, इट इज नॉट न्यू टॉपिक, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। आप ये नोट्स में लिखेंगे फ्रेंड्स, आपके बुक्स में नहीं है, आप मान के चलो मेरा। ये एंडेमिक हुआ ना, थिंक ऑफ इट, इट इज एंडेमिक टू द इंडियन बायोजियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, आपको इंडिया में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भूटान, नेपाल, चाइना थोड़ा बहुत, दैट इज करेक्ट। गिर लायन नेटिव है या एंडेमिक है? एंडेमिक है, करेक्ट। रेड पांडा एंडेमिक है या नेटिव है? अब आप सोचो, रेड पांडा आपको मैंने पिछले क्लास में बताया कि रेड पांडा चलो आपका सिक्किम में, दार्जिलिंग में, अरुणाचल में, ये सब एरियाज में मिलेगा आपको, पर अब आप देख रहे हो कि यू आल्सो फाइंड रेड पांडा इन चाइना, यू आल्सो फाइंड रेड पांडा इन साइप्रस। व्हाट इज हैपनिंग? It might be a native species of India and China and say Arunachal Pradesh के आसपास एरिया, but now it is no more endemic, it is a native species. Are you getting it? Clarity आ रहा है फ्रेंड्स? जिनका डाउट था उनका एड्रेस हो गया, ठीक है, ऐसे सवाल जो रेलेवेंट है आई टेक इट, क्योंकि वो जो जरूरत है आपको वो जानना जरूरी है। चलिए, तो नेटिव वर्सेस एंडेमिक हो गया। अब हम पहले देखते हैं, जब हमने क्राइटेरिया एस्टैब्लिश कर लिया ना कि हॉटस्पॉट्स क्या है, वो एरिया जहां पे कि मुझे ज्यादा स्पीशीज एंडेमिज्म मिल रहा है, कौन से स्पीशीज का? वेस्कुलर प्लांट्स का, ठीक है, प्लांट्स का स्पीशीज ज्यादा है और थ्रेटेनिंग लेवल ज्यादा है, 70% से ज्यादा थ्रेटेनिंग रहेंगे।
ठीक है। ऑन दैट बेसिस इंडिया में मैंने 4 तरह के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एस्टैब्लिश किए, मतलब ये चारों में व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज कि ये दोनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा होगा। अब हम हिमालय का सबसे पहले देखते हैं। देखो, अब आपने जो पढ़ा आपको वही समझ में आ जाएगा। बताइए, ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस, व्हाट डू यू फाइंड इन द हिमालयस? व्हाई आर हिमालयस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्पीशीज पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स? हमको बताओ, व्हाई आर हिमालयस इंपॉर्टेंट? क्यों हिमालयस में ऐसा क्या है? व्हाट इज वैस्कुलर प्लांट? प्लांट्स विद वेसल्स इन देम, दैट्स ऑल। क्या है वैस्कुलर वेसल? वैस्कुलर का अर्थ क्या होता है बताओ? जो बायो स्टूडेंट्स हमको हेल्प मी आउट, व्हाट इज अ वैस्कुलर प्लांट? इतने बेसिक डाउट्स गाइस आप सॉल्व कर लोगे यार। वैस्कुलर का अर्थ क्या होता है मुझे बताओ? जहां पे कि वेसल हो, जिसमें कि आपका खाना जा सके। जैसे हमारे वैस्कुलर स्पीशीज है, हमारा ब्लड है, हमारी वेन्स आर्टरीज है, उसमें ब्लड दौड़ रहा है। प्लांट के भी तो होते हैं, उसमें उसका खाना पानी सब जाता है, वैस्कुलर प्लांट्स। ओके, अब देखो हिमालयस के बारे में थोड़ा देखिए गाइस। हिमालयन रीजन में हम कौन-कौन से एरिया को, कंट्री को लेके चलते हैं, पहले मुझे बताओ। हां, यहां पे जानते हैं गलती क्या किया इन्होंने? एक गलती है इसमें, मुझे कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है? अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, फाइन, गलती नहीं, गलती नहीं। वेस्टर्न ईस्टर्न को उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, कोई बात नहीं। चलो लिखो यहाँ पे हिमालयन रीजन के बारे में लिखिए थोड़ा पहले, फिर उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली किसने क्या सोचा, क्यों सोचा, नहीं सोचा, व्हाट इज द पॉइंट। हिमालयन रीजन व्हाट यू फाइंड इज हाई इन स्पीशीज एंडेमिज्म। सबसे पहले लिखो वहां पे हिमालयन रीजन हाई इन स्पीशीज एंडेमिज्म। ठीक है, यहाँ पे हाई स्पीशीज एंडेमिज्म मतलब सिर्फ वही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, प्लस हाई स्पीशीज रिचनेस। रिचनेस का कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में ध्यान से देखा था, पिछले क्लास में ध्यान से देखा था। रिचनेस का अर्थ क्या होता है भूलेंगे नहीं आप प्लीज। ठीक है, हाई स्पीशीज एंडेमिज्म, हाई रिचनेस। किस तरह का एंडेमिज्म? देखो ध्यान रखेंगे, यह एंडेमिज्म है देना बस प्लांट का, वैस्कुलर प्लांट्स। एनिमल्स का एंडेमिज्म हम काउंट नहीं करते हैं जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं, ध्यान रखो। ठीक है, ओनली टू डू विद वैस्कुलर प्लांट्स, जैसे कि चेवांग ने पूछा। ओके, अच्छा एक चीज बिफोर वी गो फॉरवर्ड, मैं आपको शायद बताया नहीं। हाँ, तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, पहले तो वो समझो। हाँ, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये नामकरण करता है भाई? क्योंकि एक टाइम पे आप देखोगे ना, तो ये हिमालयन और सुंदरलैंड जो हम देखेंगे अभी, सुंदरलैंड इज टू डू विद सुंदा आइलैंड, थोड़ा इंडोनेशिया के साइड चले जाओगे, ये सब ना बहुत मिक्स थे। 2004 में इसको तोड़ा गया। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सीआई बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन इंटरनेशनल कहते हैं उसको। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल है? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सीआई। और ये कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये फर्स्ट दिया था एक बंदे ने, उसका नाम है नॉर्मन मायर्स। करेक्ट, नॉर्मन मायर्स, नाम याद रखना फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस बंदे ने कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को मान लिया गया, और उसके बाद अभी देखोगे कि देश विदेश मिला के टोटल अराउंड 30 प्लस हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इंडिया में उसके 4 है। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन वो सारा डील करता है उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन इंटरनेशनल। किसका सब पार्ट है वो? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, आईयूसीएन या साइट्स? काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं, मुझे बताओ किस ऑर्गेनाइजेशन का सब पार्ट है वो? बताइए। नहीं, गलत हो आप, आईयूसीएन नहीं है, वही तो गलत हो। देखो लेट मी सी किसने सही आंसर दिया। ऑप्शंस, कम ऑन फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या देना अभी? कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक एनजीओ है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ जो कि आर्लिंगटन यूएसए में। लिखो इसको, कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आर्लिंगटन में इनका हेडक्वार्टर है, आर्लिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, लिखिए उधर। और इसका करंट चीफ एक इंडियन हेरिटेज का ही बंदा है मेरे ख्याल से। करंट सीईओ जो है इसका इंडियन हेरिटेज का, वैसे तो अमेरिकन है, पर उसका नाम है संजयन, SANJAYAN, संजयन एम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वैसे बाकी सब तो आपको पता होगा, ये नहीं पता होगा आपको। ठीक है, संजयन एम है, ये कंजर्वेशन साइंटिस्ट है। ठीक है, इंडियन संजयन मुत्तुलिंगम, आई थिंक दैट इज द नेम, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, संजयन एम। ठीक है, अब चलो आगे आगे बढ़ते चलते हैं। लिख रहे हो ना गाइस आप लोग? इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज जस्ट अ एनजीओ, अ नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ दैट हैज कम अप विद दिस कांसेप्ट। बेसिकली किया क्या देखो, उन्होंने एक पर्टिकुलर नॉर्मन मायर्स का वो जो कांसेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, उसको उन्होंने ओन कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोजेक्ट चलवा दिया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, वर्ल्ड वाइड जाके सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए एक एक करके, उसमें इंडिया के पल्ले 4 आया। और अब वो इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? कोई रैंडम एनजीओ ने ऐसा क्लासिफिकेशन किया, पर इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजर्वेशन अगर आप देखोगे ना, तो ये बहुत बेसिक चीज की बात कर रहा है कि पहले आपके एंडेमिक प्लांट्स को आप बचाओ, क्योंकि अगर प्लांट्स बचेंगे तो आपको पता है कि मेरा फूड चेन सिक्योर हो जाएगा। मेरा प्लांट्स बचेगा तो जो एक इकोसिस्टम सर्विसेज की हम बात करते हैं, जो पढ़ते हैं, वो आप अश्योर कर पाओगे। व्हिच इज व्हाई कंजर्वेशन इंटरनेशनल फोकस व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज टू डू विद प्लांट्स नॉट एनिमल्स। सीईओ क्या नाम है? एम संजय है, करेक्ट करेक्ट, संजय एम, हां एम संजय, ठीक है, बात ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, I would suggest you remember, it is not a part of the United Nations, please bear in mind, okay, it is a not for profit NGO। आज के टाइम, आज भी तुम भी अपना एनजीओ खोल लो और अच्छा से ऐसा तोड़ो कॉन्सेप्ट निकाल दो, कोई और टीचर पढ़ाएगा उसके बारे में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट इट। ये आपको अभी पता है, so I'm not going to go ahead and discuss more on this in terms of what type of vegetation you will expect, so that is fine, flora forget it। चलो अब नेक्स्ट देखिए, इंडो बर्मा रीजन, 4 हमने आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, दूसरा हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपके चैट्स हमको दिख नहीं रहे गाइस, तो अब मैं कभी भी पता है फ्रीज हो जाता है, करेक्ट लैगिंग, हाँ समटाइम्स इट जस्ट फ्रीजेस, डजंट मैटर। आप अगर सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखो इंडो बर्मा रीजन, ये रीजन पहले आपका देखो, इट इंक्लूड्स द एंटायरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। What does it not include? What's not included? ये लिखो पहले, What's not included, क्या इसका पार्ट नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए मेरे इंडो बर्मा रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा असम स्टेट और अंडमान आइलैंड्स, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। चलो मैं आपको एक स्लाइड के थ्रू नहीं, आपको एक मैप के थ्रू बताता हूँ ताकि इजी लगेगा। लेट्स गो एंड मैप इट। मैपिंग में जो मजा है वैसे लिखने में क्या है। ओके, इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, डाउनलोड, बढ़िया। चलो मैपिंग करते हैं थोड़ा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपका असम का एरिया जो है और आपके अंडमान के जो आइलैंड्स हैं वो मेरे इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखोगे।
इट्स रिटन देयर, अंडमान स्टेट्स। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में नहीं है बाबू, ठीक है, देखो इधर क्या है, लुक एट इट, फुटेल ऑफ चिटागोंग इन मध्य प्रदेश, इंडिया, म्यांमार, अंडमान यार, सदर्न वेस्टर्न चाइना, लाओस, ठीक है, पेनिनसुला मलेशिया, फाइन। सो एसेंशियली लुकिंग एट जो ऊपर वाले आइलैंड्स हैं मेरे, मुझे पहले बताओ तो गाइस, ये अगर मेरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, आप ही बताओ चलो, ऊपर वाले का क्या कहते हैं? करेक्ट, दैट इज इट, द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड, ओके, द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इंक्लूडेड, लिखो उसको, ये गलत है, असम और अंडमान इसके पार्ट नहीं है, निकोबार आइलैंड इसका ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट, पहले हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, चलो ये हमारा बना पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये हिमालयन हो गया, आपका इंडो बर्मा हो गया, नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न घाट्स, गुजरात से शुरू करो, वेस्टर्न घाट्स श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ, ठीक है। थर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, पहला था अपना हिमालयास, दूसरा था आपका इंडो बर्मा, ठीक है, ये सारा रीजन इंडो बर्मा, ठीक है, ऑल द वे अप टिल नीचे जाओगे, पूरा मलेशिया तक चले जाओगे, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स प्लस श्रीलंका, और चौथा पार्ट जो है गाइस, चौथा पार्ट को हम कहते हैं सुंदालैंड, ठीक है। सुंदालैंड क्या क्या है, उसमें आपके निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आते हैं, लिखिए यहाँ पे सुंदालैंड, सुंदा स्ट्रेट, सुंदा आइलैंड पढ़ाई होगा आपने, तो यहाँ पे आपका है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड प्लस, लिखिए निकोबार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, सारे इसमें, हाँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, एकदम नीचे जितने सारे आइलैंड है ना उधर पीछे छोटे छोटे वाले, ब्रुनेई ब्रुनेई सब कुछ, वो आ जाते हैं मेरे सुंदालैंड में। सुंदालैंड में इंडिया का कौन सा पार्ट है, निकोबार आइलैंड्स ओनली, सो नॉट गेटिंग, वुड यू रिपीट प्लीज? नहीं अनुरुद्ध, दैट इज करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, समय निकोबार वाज गॉन अप, थाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ, लिखो ना, मैं आपको बताता रहा हूं, थाईलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा, एक काम करो, वेट, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है ना तो मैं आपको लिख देता हूं इंडो बर्मा में कौन-कौन सा है, आई थॉट आप लोग लिख लोगे, कोई बात नहीं, इंडो बर्मा में लिखिए क्या-क्या है, फिर मैं आपको उसका सुंदरलैंड का बता देता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके। यहां पे लिखेंगे एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट असम, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 थाईलैंड, फिर वियतनाम, थाईलैंड, मैप खोलो गाइस, मैप खोलो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैप खोलो थोड़ा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, नंबर 6, हाँ, थाईलैंड, नॉर्थ एंड कंबोडिया, एंड नंबर 7 साउथ चाइना, दिस इज इट, ये है इंडो बर्मा। अब सुंदरलैंड का लिख दे रहा हूं इधर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ओके। व्हाई असम इज नॉट इन इंडो बर्मा रीजन, यू शुड आस्क कंजर्वेशन इंटरनेशनल, दैट ओनली दे कैन गो अहेड, क्योंकि उन्होंने क्लासिफाई किया है, हमको तो पूछा नहीं भाई, ठीक है। सुंदरलैंड में आप लिखेंगे निकोबार आइलैंड्स, देखो उनके हिसाब से भैया असम में क्राइटेरिया फेवर नहीं कर रहा था, आप इतना समझ लो क्यों नहीं किया होगा, दो ही तो रीजन है, या तो आपके वैस्कुलर प्लांट्स का एंडेमिज्म कम पाया गया होगा, या लेवल ऑफ थ्रेट कम होगा, दोनों में से अगर एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के पार्ट नहीं हो, ठीक है। सुंदरलैंड, निकोबार आइलैंड्स, ओके। उसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, देख लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, नंबर 6 क्या मिस किया मैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, अरे सिंगापुर तो लिखा ही नहीं, इंडोनेशिया में सिंगापुर होगा, ठीक है, सिंगापुर, ये हो गया हमारा सुंदालैंड। क्लियर क्या है फ्रेंड्स, हमको बताओ, पहले लिखो ये सारा ग्रुप, उसके बाद सवाल पूछ सकते हैं आराम से जो भी पूछना है आपको, ये लिख लो और उसके बाद एक काम करो, तो चलो थोड़ा आपसे आज काम भी कराएंगे, 2010 हॉटस्पॉट्स, हाँ भाई आंसर दो इसका, मुझे क्या लगता है क्या आंसर होगा, आप बताओगे? बताओ फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, करेक्ट, बताओ। अंडमान मेरा है क्या इंक्लूडेड, नहीं, निकोबार इंक्लूडेड है सुंदरलैंड में, अंडमान तो इंक्लूडेड नहीं है इंडो बर्मा में, मेरा आंसर में तो अंडमान लिखा हुआ है नंबर 2 में, तो वो तो गलत हो गया भाई, ना हो भाई, नंबर 2 इज गलत। नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजंस, तो वैसे हिमालयस में जो है वो क्या है, पहले तो वैसे हिमालयस में क्या हॉटस्पॉट है ये भी तो सोचो, वो तो इनकरेक्ट है ना, गुड, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वेरी नाइस। चलिए आपको बस इतना ही जानना है गाइस, देख लो, सिंपल सवाल आपसे पूछा जाएगा कि वेदर हाउ मेनी ऑफ देम आर प्रेजेंट और किस क्राइटेरिया पे, वो क्राइटेरिया नहीं भूलना फ्रेंड्स, कि दो क्राइटेरिया हमको चाहिए बस, ठीक है। ब्रेक करे, रुको 7:30 में ब्रेक दूंगा, अभी कहां से, अभी ब्रेक देने का कोई सेंस नहीं बनता ना फ्रेंड्स, ठीक है, फिर मेरे को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हॉटस्पॉट्स के बाद ये ठीक है, आप देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वेस्टर्न घाट्स, एक चीज मैं आपको दिखा दूं वैसे बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ये न्यूज़ पढ़ो थोड़ा, हैव लुक एट दिस न्यूज़, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या सीन है, आज ब्रेक नहीं देंगे, आज पढ़ेंगे थोड़ा। व्हाई इज इट कॉल्ड वेदांता, बिकॉज इट सैटिस्फाइज द टू क्राइटेरिया, हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, वही दो क्राइटेरिया, कि आपका एक प्लांट्स का एंडेमिज्म ज्यादा होना चाहिए, 1500 वैस्कुलर प्लांट से ज्यादा होना चाहिए, और जो 1500 से ज्यादा है उसमें से 70% थ्रेटेंड होना चाहिए, बस। गाइस ये देखो, हम आपको बता रहे पहले देखो तो सही गाइस, ये रुको, अगर आपको हेडलाइन नहीं पढ़ने आ रहा है ना, सम ऑफ यू माइट बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड दैट, तो चलो हम आपको एक बेटर हेडलाइन पढ़ाते हैं, लोगे अब समझ में आ रहा है,
Indian scientists discover 62 plants that can live without water in Western Ghats. ये जो क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स होते हैं आप पानी के बगैर छोड़ दो वो मरेंगे नहीं, वो एक स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, पर आप पानी उपलब्ध करा दोगे तो वो फिर से लाइफ में आ जाएंगे। उस तरह के 62 वैरायटी आपको वेस्टर्न घाट्स में मिले हैं। आप समझो इसका पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि चलो एक तो अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ये कर रहा है, करेक्ट, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको जानना क्या है इससे, इसी से मैं तो बोलता रहा हूं, करेक्ट। मैं आपको क्या कहूं, पहले क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि मैं करंट अफेयर्स को साइड बाय साइड लेके चलूंगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एज एन एविडेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बीइंग इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई। आप सोच रहे होगे ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है यार, हम मरे ना प्लांट्स, घंटा फर्क मेरे को फर्क होना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम, दोस प्लेसेस हैव स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जिनका यूज हम अभी तक फुल्ली समझ नहीं पाए। तो जब तक कोई चीज आप समझ नहीं पाओगे, आई एम श्योर आप अग्री करोगे कि उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो लिखिए इस न्यूज़ का थोड़ा सा पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू। लिखो इसको, यहाँ पे मैं ये स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स तो साइड बाय साइड लेके चलेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो फिर वो धोखा है आपके साथ, वो हम करेंगे नहीं, चाहे वो मेरे को जो करना पड़े मैं करूँगा। लिखिए यहाँ पे, अरे भाई खुल जाओ सिम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके लिखिए यहाँ पे डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स, ठीक है। न्यूज़ 62 एंडेमिक स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। किस इंस्टीट्यूट ने किया ये लिखो पहले, अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। व्हाट आर डीटी प्लांट्स, लिखिए इसको, व्हाट आर डीटी प्लांट्स। मैं आपको सारा चीज लिखाऊंगा क्योंकि इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो सवाल है, ये अच्छा खासा पूछा गया था, तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी मिस्टेक पे पढ़ रहे हो। डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स या डीटी प्लांट्स क्या क्या होते हैं वो लिखिए वहां पे। सो दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम लैक ऑफ वाटर, ओके पॉइंट ए, प्लांट कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, पॉइंट बी, ड्राई कंडीशंस वो आराम से थाम लेगा, ओके। एंड प्लांट कैन एंटर डॉर्मेंसी, पॉइंट सी, प्लांट विल रिवाइव, essentially become green once water availability confirmed. अब जानते हो वो न्यूज़ जब पढ़े होंगे ना तो आप देखेंगे कि वो न्यूज़ अभी हाल फिलहाल में आया था और वो न्यूज़ का एक्सप्लेनेशन 20 25 30 मिनट तक दिया गया काफी लोगों द्वारा। आपको बस इतना याद रखना है मुद्दा क्या है फ्रेंड्स, आपको कोई स्पीशीज याद नहीं रखना कि फलाना प्लांट ये प्लांट वो प्लांट, आप बॉटनी के एग्जाम देने नहीं जा रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनोगे, आपके अंदर साइंटिस्ट काम करेंगे जो करेंगे वो काम, पर आपको मैक्रो ओवरव्यू आना चाहिए कि भाई कोई साइंटिस्ट आके तुमको बेवकूफ ना बना जाए। नंबर 3, व्हाट आर डीटी प्लांट्स आपने लिख लिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, जैसे किसी एक ने कहा बहुत अच्छे से, हाँ सिग्निफिकेंस एक स्टूडेंट ने कहा था बहुत बढ़िया, बताइए क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा। ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, फूड सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। सिग्निफिकेंस क्यों ये प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 सिग्निफिकेंस पॉइंट ए, डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, बी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी may be used, and point 3 या सी जो भी है फूड सिक्योरिटी बढ़ेगा इससे आपका। लिखिए Why are my DT plants important? Because of this. अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय द वे कौन से मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो, हाँ भाई मुझे बता दो कोई, अगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता होगा, कौन होगा इनका मिनिस्टर, MOEFCC नहीं है ना, सॉरी मैं हट जा रहा हूँ साइड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज नहीं है, वो मिस्टेक मत करना फ्रेंड्स। देखो ये रिसर्च की बात हो रही है, साइंटिफिक रिसर्च, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से लेना देना है ना यार, इट इज टू डू विद जीन एडिटिंग। हाँ कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला कैसे कर पाएगा, आप सोचो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला क्या करता है, कंजर्वेशन प्रोसेस करता है, जहां रिसर्च की बात आती है, साइंटिफिक एनालिसिस की बात आती है, वहां डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार करेगा, मिनिस्टर है इनके जितेंद्र सिंह, ठीक है। लिखिए यहाँ कौन सा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, भारत सरकार, GOI। देखो यही सब पूछा जाएगा एकदम सिंपल। अब आपने जाके ये न्यूज़ को एंड टू एंड कवर किया, आपको ऑर्गेनाइजेशन पता है, ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट बॉडी पता है, क्या हुआ था, प्लांट क्या है, फ्यूचर यूज क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST। बुझ गए फ्रेंड्स, फूड सिक्योरिटी है, फूड खाद्य सुरक्षा जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में, मेरा आज का हिंदी हो गया इतने का, ठीक है। फार्मर्स इनकम विल इंक्रीज, उसके बाद का तो स्टोरी आप जानते हो, वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, पर यहाँ पे मैं आके रोक दे रहा हूँ, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी आपका करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा इन प्लांट से। और क्या होता अगर आपने बायोडाइवर्सिटी घोषित नहीं किया होता आज के टाइम, वेस्टर्न घाट्स तोड़ दिया होता, क्या कर लोगे, मैगी खाओगे, मैगी भी तो कहीं से बन के आ रहा है, तो क्या करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। चलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू नो, मेनी क्वाइट अ लॉट। शेख ओकिफ हिलाल सर, ये क्रॉक्स फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, नॉर्मली सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश का माना जाता है, ठीक है। क्रिस्पर क्या होता है, क्रिस्पर होता है, देखो उसके बाद चलो मैं आपको ब्रेक देता हूं, काफी लोग ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है और उसके बाद ये मान लो एक है जीन A, जीन B, जीन C, जीन D, जीन A, ओके। इससे इसका फॉर एग्जांपल हाइट डिटरमिन होता है, इससे इसका वेट डिटरमिन होगा, इससे इसका कलर ऑफ द स्किन डिटरमिन होगा, ठीक है। इससे आपका कलर ऑफ द आईज डिटरमिन होगा, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं गाइस, ठीक है। इससे इसका फॉर एग्जांपल और क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, हाँ? आवाज, वॉइस,
अब क्रिस्पर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या कर सकते हो पता है आपको? क्रिस्पर से, क्रिस्पर इज एसेंशियली कि आप एक पार्ट को कैंची से ऐसे काट दोगे, जेनेटिक सीक्वेंस में एक पार्ट को आप कैंची से ऐसा, और वहां पे आप एक और सी डैश मान लो, उस सी डैश को यहां जोड़ दोगे। तो क्या किया आपने? एक स्पीशीज का मान लो कलर ऑफ द स्किन पेल येलो था, ठीक है, आप क्रिस्पर के थ्रू मे बी ब्राइट येलो कर सकते हो उसका स्किन। ये है, इसको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जीन एडिटिंग कहते हैं इसको। क्रिस्पर इज नथिंग बट एडिटिंग ऑफ जीन टू गेट द राइट ट्रेट। अब इसके एथिकल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं भाई साहब। अब ह्यूमंस को अगर तुम अवेलेबल कर दोगे तो सब क्या चाहेंगे कि हमारा बच्चा 6 फुट हो, हमारा बच्चा टॉल फेयर एंड हैंडसम हो, नॉट डार्क क्योंकि हम तो इंडिया हैं, ठीक है, कि हमारा बच्चा भाई ऐसा ब्लू नीली आंखों वाला हो, ऋतिक रोशन जैसा, 10 ही फिंगर्स हो, 11 ना हो। तो क्या हो रहा है उसमें? आप बैठ के वहां पे आप डिजाइन कर रहे हो, डिजाइनर बेबीज डिसाइड कर रहे हो। पहले क्या होता था, ऊपर वाले के हाथ पे जो आएगा, अब आप भगवान खेलने का सोच रहे हो, तो उसका एक एथिकल कॉनोटेशन भी है, बुझ रहे हो? इसको कहते हैं जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग। और इसके काफी सारे एथिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप समझ गए होंगे अभी तक। सब चाहेंगे मेरा बच्चा आईएएम जाए, सब चाहेंगे मेरा बच्चा आईएएस बने, हाँ तो उसमें वो पढ़ाई का ब्रेन वाला ट्रेड सब डालो, ब्रेन वाला ट्रेड डालो, ठीक है, और लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो है भाई, करेक्ट। तो ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आपको साइंस एंड टेक वाले टीचर आप मुझसे बहुत बेहतर समझेंगे। इस डिजाइनर बेबी वुड नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स रिस्की है, ऑफ कोर्स रिस्की। क्यों नहीं रिस्की, मुझे बताओ क्यों नहीं रिस्की? आप भगवान खेल रहे हो ना, यू आर बिकमिंग लाइक गॉड, अल्लाह ऊपर के जैसा आप सोच सकते हो। क्यों? ऊपर वाला डिसाइड कर रहा है ना कि अभी मैं, इफ मी एंड माय वाइफ डिसाइड टू हैव अ बेबी, वो अपने किस्मत के ऊपर जो आएगा, लड़का लड़की आए, नीली आंखों भूली आंखों, जो भी आना है। पर नहीं, अभी मैं ऐसा बोल के सुन, मैंने तो बहुत किसी का ज्ञान हासिल कर लिया, चल अपन डिजाइनर बेबी निकालते हैं, उस पे दाएं बाएं कुछ आगे हुआ, यू आर ट्राइंग टू प्ले गॉड, यू शुड नॉट डू दैट। चलो टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी विल रिज्यूम। टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स फ्रेंड्स, जल्दी से जाओ, फटाफट करके आओ, फिर कंटिन्यू करेंगे। मेरा क्लास लग जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करेंगे, यहीं पे होगा वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वो सब कुछ। डोंट वरी, हम स्लो नहीं जा रहे हैं, एक क्लास पीछे हैं, तो वो मैं आपका संडे बाय द वे, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, इस संडे में आपका थोड़ा सा समय चाहूंगा, ठीक है, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट वील हैव टू मीट दिस संडे। कमेंट स्लाइड करिए ना। हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉट दैट मच। हॉटस्पॉट क्राइटेरिया लिख दीजिए, दो ही क्राइटेरिया माय फ्रेंड्स, एक 1500 एंडेमिक स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट, देखो यही तो क्राइटेरिया है, वैस्कुलर प्लांट के 1500 स्पीशीज से ज्यादा होने चाहिए, 1500 प्लस, और दूसरा है जितने स्पीशीज है उसमें से 70% प्लस सर्टेन होने चाहिए। तो बस हो गया, अगर ये एक एरिया में मुझे मिलता है मैं उसको हॉटस्पॉट घोषित कर सकता हूँ। मैं क्या, कंजर्वेशन इंटरनेशनल करेगा। संडे को ऑलरेडी क्लास है, कोई बात नहीं, फिगर आउट कर लेंगे। दीपक भाई आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो, मुझे ये बताओ, क्या मिलेगा गुस्सा में? ओके मुझे बताओ, कुछ हुआ है प्राप्त अभी तक? आप पहले क्लास में मेरे पे गुस्सा कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं होता उससे, समझ? क्या होगा गुस्सा? आप पहले का कमेंट देखिए, आपको 10,000 बार कमेंट कर चुका हूँ, आप देखिए, मुझे बताइए दीपक भाई क्या है सवाल? आई एम हियर, नो प्रॉब्लम, बताओ दीपक भाई क्या सेंस है, क्या है, मैं आपको हेल्प करूँगा। कमेंट नहीं देखते? अरे मैं पढ़ा रहा ना दीपक भाई, मैं क्या करूँगा? व्हाट डू आई डू? मैं पढ़ाऊंगा या कमेंट देखूंगा? अभी मैं सोचा कैरी मिनाटी के साथ थोड़ी ना बैठ के पबजी खेल रहा हूँ, वो भी देखते हो ऐसा गेम खेलते खेलते कमेंट देखकर मर जाता है, फिर खुद को गाली देता है कि ले साला वो पढ़ने में मर गया मैं। तो यहाँ पे तो वो गेम खेल रहा है, यहाँ पे तो मैं आपके साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कमेंट नहीं देख पाऊंगा। काउ एंड बुल आर द सेम स्पीशीज, लगता है आपको? काउ और बुल सेम स्पीशीज के होंगे, बोवाइन एंड बुल। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इट इज टू गो अहेड एंड बेसिकली प्रोवाइड अ कंजर्वेशन एंगल। आप देखो डीटी प्लांट्स वाला जो एग्जांपल देखा अभी, ठीक है, क्या आप समझ सकते हो कि हर एंडेमिक स्पीशीज में बहुत सारा से ऐसे स्पीशीज हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कहीं और नहीं मिलते, और अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, कंजर्व नहीं करोगे, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? तब तो वो सारा लुप्त हो जाएगा, तो हमें जो सीखना सिखाना है उस एरिया से वो हमें नहीं मिल पाएगा, दैट इज द पॉइंट। कोई बात नहीं, अरे नहीं नॉट एट ऑल दीपक, आप मैं समझ सकता हूँ, आई कैन गेट इट, आई अंडरस्टैंड, आप उत्सुक को सीखने के लिए, मैं भी उत्सुक को सिखाने के लिए, बट दैट शुडंट कम एट द कॉस्ट ऑफ द एंटायर क्लास ना, ठीक है। डोंट वरी, कीप योर डाउट्स अभी, अभी ऐसा नहीं कोई ऐसा बवाल चीज नहीं किया कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने वाला तो मामला अब आ रहा है, अब मजा आएगा, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे फंसते हैं। देखिए सीखने के भाव से फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए आपके कमेंट्स देखते हैं। सर क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज, थैंक्स जयंती। एंडेमिक और नेटिव समझ नहीं आ रहा, नेटिव ऐसा है, देखिए शिवांजलि एक शब्द में आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं सुनो ना। एंडेमिक ऐसा स्पीशीज है जो कि एक एरिया में ही सिर्फ पाया जाता है, बस। नेटिव ऐसा स्पीशीज है जो कि एक एरिया में पाया जाता था पर अब कहीं और भी पाया जाता है, दैट इज इट, सिंपल, ठीक है भैया। डिफरेंस, एंडेमिक का एरिया लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, वो उस एरिया के बाहर नहीं मिलेगा आपको। और नेटिव का क्या है कि पहले पाया जाता था, अब कहीं और भी, विश्व भर में भी शायद मिल सकता है या किसी और एरिया में भी मिल सकता है। तो नेटिव स्पीशीज एरिया डिपेंडेंट नहीं होता, एंडेमिक स्पीशीज मेरा एरिया डिपेंडेंट होता है। ओके, व्हाई ईस्टर्न घाट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर? अगेन सिंपल क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया, अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है ना, वो एरिया नहीं होगा, और कोई रीजन नहीं है। ओके चलो शुरू करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर इनकम्प्लीट, तन्मय प्लीज गो अहेड एंड मेंशन इट टू योर मेंटर, वो देखते हैं वो बैकएंड का, ठीक है। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट, बट आई कम्युनिकेट इट, मैं कम्युनिकेट तो कर दूंगा, पर मैं आपको भी आग्रह करता हूं कि आप उनकी नजर में वो बात ले आइए। ओके नाउ लेट्स लुक एट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, चैट पे थोड़ा ध्यान मत देंगे आप, चैट छोड़ दो फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में चैट काम नहीं आएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जितना समझेंगे आप यहाँ पे, रिवाइज करेंगे बाद में, उतना काम आएगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अब आप समझ गए होंगे कि पहले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई पूरा चीज फ्यूचर से लेना देना है हमारा। अब हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, विल जस्ट ब्रेक दैट डाउन सिंपली। एक को कहते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन, एक को कहते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज ऑफ टू टाइप्स, इन सीटू, एक्स सीटू। सीटू का अर्थ है सिचुएशन, इन द सिचुएशन, आउटसाइड द सिचुएशन, ऐसे समझो। ओके, इन द सिचुएशन आउटसाइड, क्या हो गया साइड से फंस गया, 1 सेकंड फ्रेंड्स, क्या है होपफुली चलना चाहिए, चलो। इन द सिचुएशन आउटसाइड द सिचुएशन, ओके लेट्स ब्रेक दिस डाउन, चलो ब्रेक डाउन करके समझा देते हैं आपको। इन सीटू, एक्स सीटू। अगर आप एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को उसके हैबिटेट में ही रखते हो, उसके फिजिकल लोकेशन, याद करना गाइस, हैबिटेट मतलब क्या था, फिजिकल लोकेशन। एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को आप उसके फिजिकल लोकेशन पे रख के उसकी सुरक्षा करते हो, तो वो हो गया इन सीटू कंजर्वेशन, आपने उसका लोकेशन चेंज नहीं किया। पर अगर आपने उसका लोकेशन चेंज करना पड़ा आपको, एक एरिया में मिलता था एरिया ए,
पर आप देख ली कि नहीं भाई ए में मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं उसको उठा के कहीं और लेके गया, हो गया एक्स C2 कंजर्वेशन। इन C2 में मेरे क्या क्या आएंगे? क्या नेशनल पार्क आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। 3 तरह के हो गए, मुझे बताओ। नेशनल पार्क देखो, आपके प्लांट्स एनिमल्स को आप कहीं बाहर नहीं भेज रहे हो, वहीं पे हैं, आपने ऊपर से बाड़ा लगा दिया बस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेम थिंग, कोई बाहर नहीं गया, एक एरिया में था, वहीं पे सारा कुछ चल रहा है। करेक्ट? स्टेटमेंट 3 कौन सा होगा बताओ, आप ही बताओ। बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी नाइस, गुड गुड, बायोस्फीयर रिजर्व। नंबर 4 जिसको हम कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स, या हम समझेंगे इन डिटेल। सेक्रेड ग्रोव्स, कंतारा फिल्म का कॉन्सेप्ट, आपने उन पेड़ों को कहीं नहीं लेके गए, पेड़ों को सुरक्षा के लिए आपने वहीं पे कदम उठाया, ठीक है। रामसार साइट्स, ठीक है, फाइन, ऑल ऑफ दैट इज इन C2, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट XC2 में आप क्या क्या आता है, मतलब आप चीजों को फिजिकली उठा के कहीं और लेके जाके फिर आप उसको प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 जो आप लोग कह रहे हो, जूस, जूस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, गुड। और बताओ, एक हो गया जू, एक हम लिखेंगे सीड बैंक, जीन बैंक, सीड बैंक, जीन बैंक। अभी जो चल रहा है, चीता को हमने मंगाया, हाँ, या आप अभी देख रहे हो साइबेरियन टाइगर आए, क्या हो रहा है, चीता कहीं अफ्रीका में घूम रहा था, अचानक उसको धर दबोच के फ्लाइट पे चढ़ा दिया कि जा भाई इंडिया, हाँ साइबेरियन टाइगर उधर कहीं चिल कर रहा होगा, उसको धर के चल भाई तुम इंडिया जा रहे हो। ट्रांसलोकेशन, आपने एनिमल का एरिया चेंज कर दिया, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। लिखेंगे सारे के बारे में समझेंगे क्या क्या होता है ट्रांसलोकेशन। ओके, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर बैंक, लिखिए टिश्यू कल्चर बैंक, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। देख लो सारे प्लांट्स आपके पहले फॉरेस्ट में थे, पर आपने कुछ स्पीशीज को उठाया और फिर एक बॉटनिकल गार्डन बनाया और उसमें जाके फिर आप वहां पे उसका देखरेख कर रहे हो, आप उसके साथ रिसर्च कर रहे हो, देख रहे हो कि हाँ भाई कौन सा ट्रेट मेरे काम आ सकता है, कौन सा कैरेक्टर उस प्लांट का मेरे यूज का है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। ओके, और लास्ट लिख लीजिए क्रायो प्रेजर्वेशन ऑफ गैमीट्स एंड एम्ब्रायो। ओके, ऑफ एम्ब्रायो एंड गैमीट। जानते हो मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने क्या किया है, मैरिड कपल्स, हाँ, मेल फीमेल एंड मेल, उन्होंने क्या किया है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, दोनों को उन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में जाके आजकल आप कर सकते हो इनफैक्ट कि आप अपना स्पर्म जाके वहां पे स्टोर करा दो, फीमेल के एग्स वहां पे जाके स्टोर करा दो। क्यों? ताकि फ्यूचर में कभी अगर मुझे एक बेबी चाहिए हो तो मेरे पास रेडीली अवेलेबल हो, कल के दिन शायद आदमी रहे या ना रहे, वो एबिलिटी रहे या ना रहे, फीमेल कैन हैव मेनोपॉज, मेल्स कैन हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसफंक्शन, तो जब एबिलिटी है फ्यूचर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। सुना है इसके बारे में, फ्रीजिंग ऑफ द एग्स हैपन फॉर IVF पर्पस, करेक्ट। तो क्या कर रहे हो, देखो नॉर्मल क्या है, स्पर्म का लोकेशन क्या है मेल के अंदर, एग का लोकेशन क्या है फीमेल के अंदर, तो वहां पे आप कंजर्व तो नहीं कर रहे हो, आप वहां से निकलवा के नाइट्रोजन के ठंडे एनवायरनमेंट में रख रहे हो क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक, दैट इज व्हाट XC2 कंजर्वेशन, ठीक है। काफी लोग करते हैं, मेरे को मतलब ध्यान नहीं है, पर मेरे फ्रेंड सर्कल में मैंने सुना है, तो मैं बस सिर्फ बुलाया, मेरे को तो पता था कि XC2 कंजर्वेशन की बात हो रहा है, मैं क्या ज्ञान देता हूं उनको बैठ के, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको लिखिए प्लीज, राइट दिस डाउन, यू शुड नो अबाउट ईच वन ऑफ देम, क्योंकि सवाल पूछा गया है आपसे प्रीवियसली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन C2 कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, इसमें समाउ इनको लगता है बॉटनिकल गार्डन मेरा एक फॉरेस्ट का पार्ट होता है, जी नहीं, बॉटनिकल गार्डन मतलब आपका एक अर्बन सेंटर के पास में वो होगा और वहां पे आप बहुत सारा प्लांट स्पीशीज को रखोगे, ठीक है, वहां पे आप रिसर्च करोगे, साइंटिफिक रिसर्च होगा, ठीक है, ग्रीन हाउस से ऑल ऑफ दोस प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन टेक्निक्स विल बी यूज्ड। ओके, अब हम इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में, आप बस देखते चलना कि आप कोई मिस तो नहीं कर रहे हो, अपने बुक से मिलाते चलो बस, ठीक है, आपको लिखना नहीं है, कुछ मिस कर रहे होंगे तो तभी आप ऐड करोगे। नेशनल पार्क सबसे पहले हम देखेंगे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, बस हम इतना जानना है, ठीक है। ओके, क्या क्या बैंड है, नॉट परमिटेड, चलो क्या क्या परमिटेड नहीं, मुझे बताइए फ्रेंड्स क्या क्या परमिटेड नहीं होगा, बताओ। क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रेजिंग कल्टीवेशन ये सब अलाउड नहीं होगा, आप अपना भेड़ बकरी लेके नहीं घुस सकते यहाँ पे, हाँ, अंदर में जाके आप खेतीबाड़ी शुरू नहीं कर सकते, फॉरेस्ट्री नहीं कर सकते आप यहाँ पे, नॉट अलाउड। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई प्लांटेशन का ड्राइव नहीं लगाएगा नेशनल पार्क में, नहीं तो वो जो डायरेक्टर होगा उसका रातों रात तबादला हो जाएगा। ओके, ठीक है। और नंबर 2 लिखो, द फोकस ऑफ अ नेशनल पार्क, व्हाट इज द फोकस, प्रिजर्वेशन ऑफ अ सिंगल प्लांट और एनिमल स्पीशीज। देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ अ सिंगल प्लांट या एनिमल स्पीशीज, एक स्पीशीज होगा जिसको बचाने के लिए आपने नेशनल पार्क बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए बनाया है भाई, टाइगर के लिए। गिर नेशनल पार्क किसके लिए बनाया है, लायन के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली गाइस, अब तो वो समझ ही जाओगे ना गाइस कि अब काजीरंगा नेशनल पार्क फॉर एग्जांपल किसके लिए बनाया है, वन हॉर्न राइनोसरस के लिए। पार्क एंड सेंचुरी में विच इज बिगर, निधि, ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है। आप देखोगे कि हमारे जो नेशनल पार्क्स होते हैं नॉर्मली दे आर स्मॉलर इन साइज, नॉर्मली अराउंड से 150 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर वो रैप हो जाते हैं, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे वो सारा कुछ, उसका आप वरी मत करो। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो आपको क्या क्या जानना जरूरी है ताकि आप सवाल तो लगाओगे गाइस। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है देखेंगे। ओके, व्हाट इज अलाउड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, परमिटेड क्या क्या है। नंबर ए, व्हाट इज अलाउड, लिखिए वहां पे, हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर, आप जाके थोड़ा बहुत लकड़ी तो काट ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट कलेक्टिंग MFP, कलेक्टिंग MFP व्हिच इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डोंट वरी, इसका पूरा लिस्ट लिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज अलाउड। ओके, एंड प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड इज अलाउड, लिखिए वहां पे, प्राइवेट ओनरशिप राइट्स आर अलाउड। पर यहाँ पे एक स्टार मार्क मारो और फिर लिखो एज लॉन्ग एज
conservation efforts are not compromised. Allowed to civilians. Difference ये तो है, देखो आप वहां पे नेशनल पार्क में जाके आप लकड़ी काटने का आप सोचना भी मत, जेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्टेन एरियाज में अलाउड होता है, जो डीएफओ डिसाइड करेगा, ठीक है। कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नेशनल पार्क से आप कुछ नहीं ला सकते गाइस, ऐसा समझो। नेशनल पार्क से आप एक पत्ता लेके बाहर नहीं आ सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से काफी कुछ बाहर लेके आ सकते हो। ओके, अगर आप चाहो तो फॉर फर्दर क्लैरिटी यहाँ पे एक ऐसा चीज लिखो, नंबर 3 इसमें लिख लीजिए, बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड। यहाँ पे बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होते हैं और यहाँ पे बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। ओके, लिखा फ्रेंड्स। Which one is bigger in size? Like I told you my friends, ऐसा कोई ग्राउंड रूल नहीं है कि मेरा ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। अगर आप सारों का MOEFCC के वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे ना कि मेरे नेशनल पार्क का एरिया कितना है, मेरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कैसा है, तो डिफरेंट साइज एज पर नीड। कोई ग्राउंड रूल आप सेट नहीं कर सकते क्योंकि कंजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। कंजर्वेशन में आप कोई ऐसा फिक्स्ड लिमिट नहीं हो सकता कि हाँ भाई मेरा 150 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर हुआ तो मैं नहीं बचाऊंगा उसको, जितना रिक्वायर्ड उतना एरिया अलॉट करते हो। फोकस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलाउड, अलाउड, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। अब देखो ना यहाँ पे कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फ्रूट आप सब ले सकते हो वहाँ पे। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फोकस अगर लिखना चाहो तो लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ ओनली सम एनिमल्स, दैट इज इट। लिख लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 3, फोकस कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। लिख लो, यहाँ प्लांट्स के ऊपर फोकस नहीं रहता मेरा, ठीक है। फोकस लिखा तो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स ओनली। ओके, नेक्स्ट लिखिए बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व नंबर 3। लिखा है फ्रेंड्स, लिख लिया तो मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया तो बताओ, which one is more sustainable? both हर्षदीप। देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना देखो, नेशनल पार्क में मेरा एक स्पीशीज के ऊपर ध्यान रहता है और उस स्पीशीज को बचाने के चक्कर में मैं सारा कुछ कवर कर लेता हूं, ठीक है। नाउ इट कुड बी अ प्लांट स्पीशीज, इट कुड बी एन एनिमल स्पीशीज, नो प्रॉब्लम। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्लांट मेरा फोकस नहीं रहता, इसलिए आप देखोगे कि मैं यहाँ पे लोगों को बोलता हूँ कि ठीक है भाई जाओ आप फ्रूट्स ले लो, हनी ले लो, हाँ पत्ते ले लो, मेडिसिनल प्लांट्स ले लो। क्यों? क्योंकि मेरा प्लांट्स के ऊपर फोकस नहीं है, मेरा एनिमल के ऊपर फोकस है। ओके, आप बाउंड्रीज की जब बात करते हो, नेशनल पार्क का बाउंड्रीज बहुत वेल डिफाइंड बाउंड्री होता है, एक्जैक्ट डिमार्केशन किया होगा। आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह होता है, एकदम प्रॉपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग होगा उसमें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यू हैव एरियाज दैट मर्ज इनटू ह्यूमन एरियाज आल्सो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दैट इज द प्राइमरी फोकस। नंबर 3 लिखेंगे गाइस, नंबर 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स लिखिए इधर, यहाँ पे लिखो, इट इज फर्स्टली अ स्पेशल कैटेगरी। ये एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है? आप देखो यहाँ पे जो एक पॉपुलेशन है ना, ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्रोसेस। ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोसेस। बी, बी, ठीक है। नॉर्मली इनका एरिया लार्ज होता है, ठीक है, लार्जर देन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, उनसे तो लार्ज ही होता है फॉर श्योर। ओके, एंड मेरा बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स में एस्टैब्लिश करता हूं। ओके, 3 जोन्स मेरे होंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, जिसको कहते हैं कोर, बफर और ट्रांजिशन। कोर जो इनर मोस्ट होगा, ओके, फिर आएगा बफर जोन और फिर आएगा ट्रांजिशन जोन जो कि मेरा आउटर मोस्ट होगा। प्लीज याद रखना, इनर टू आउटर। ओके, अब इन तीनों का नेचर समझना हमें जरूरी है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देना इधर। कोर जोन में क्या क्या अलाउड है, बफर जोन में क्या क्या अलाउड है, ये हमें जानना जरूरी है। विल ब्रेक इट डाउन। ओके, कोर जोन में आपको कुछ नहीं अलाउड है, ध्यान रखेंगे। इनर मोस्ट जोन है, ये एक लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है, कुछ अलाउड नहीं होता यहाँ पे, लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, थोड़ा लिखो फ्रेंड्स, ठीक है। बफर जोन जो है, जो कि इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन है, कोर और ट्रांजिशन के बीच में, उसका जो एक चेंज ओवर जोन है, वहां पे क्या क्या अलाउड है? वहां देखोगे आपको रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटी अलाउड होता है, रिसर्च प्लस एजुकेशनल एक्टिविटी अलाउड। ओके, और जो आउटर मोस्ट जोन है मेरा, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरी सब अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप धान वान भी लगा सकते हो, क्रॉपिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे तो प्लांटेशन भी लगा सकता है, फिशरीज भी अलाउड होता है, मछली भी मार सकते हो, कोई टेंशन नहीं भाई। ओके, फिशरीज, रिक्रिएशन भी लिख लो, टूरिज्म भी अलाउड होता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि चलो ये फोकस क्या है इसमें, ये लिख लो, व्हाट इज द फोकस, इसका फोकस क्या है, मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का फोकस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ दो ही तीन ही चीजें देखते हैं, एक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज रिसोर्सेज और जेनेटिक रिसोर्सेज, सब मुझे कंजर्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे मैं तोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको लिखो ऐसे, फोकस 3 भागों में मैं डिवाइड करता हूँ मेरे फोकस को, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए वहां पे कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बायोस्फीयर रिजर्व क्या कंजर्वेशन का काम करेगा उधर, ठीक है। तो वहां देखोगे आप इकोसिस्टम, जेनेटिक और स्पीशीज, इन तीनों के रिसोर्सेज को बचाना है मुझे, लिखिए इसको ऐसे, इकोसिस्टम ईजीएस, इकोसिस्टम, जेनेटिक और स्पीशीज रिसोर्सेज मुझे बचाने हैं। दूसरा मेरा फोकस रहता है डेवलपमेंट पे, याद है मैंने आपको पहले लाइन लिखाया, ह्यूमन पॉपुलेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे मैं इकोलॉजिकल डेवलपमेंट देखता हूँ, लिखो यहाँ पे इंक्लूसिव प्लस सस्टेनेबल फोकस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस। मतलब क्या हुआ, अर्थात अगर मैं कहूँ तो कि आपको
इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, हाँ भाई पैसे तो होने ही चाहिए, पर साथ साथ आपको चाहिए कि आपका इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, साथ में साथ आपको चाहिए कि आपका कल्चरल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, सोशल कल्चरल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, देखो ये इंक्लूसिव फोकस रहता है, ओके। और लास्ट होता है आप करते हो साइंटिफिक रिसर्च, लास्ट में आप करते हो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च, मतलब आप क्या करोगे बताइए, हाँ पता है बायोस्फीयर रिजर्व को कहते हैं लिविंग लैबोरेटरीज, आप देखो आर्टिकल्स देखोगे उनको कहते हैं लिविंग लैबोरेटरीज, लिविंग लैब्स, इनको इसलिए कहते हैं लिविंग लैब्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जाके फाइनली वहाँ पे लैंड वाटर बायोडाइवर्सिटी सबको साथ में लेके आप वहाँ पे रिसर्च करते हो, तो यहाँ पे लैंड वाटर बायोडाइवर्सिटी इन तीनों को साथ में लेके, हाँ होलिस्टिक रिसर्च इज द फोकस। अब हमको बताओ, अब मैं आपका चैट देखता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कोर एंड नेशनल पार्क, अरे बाबू तुम वो बोलो, अपना प्री कंसीव नोशंस तोड़ो फ्रेंड्स, ये है मेरा ट्रांजिशन जोन और बफर जोन के बाद, बफर ट्रांजिशन बफर और फिर ये है मेरा कोर जोन, एक बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अंतर का सैंक्टम सैंक्टोरम इज माय कोर जोन, वहां कुछ अलाउड नहीं होता। आप जो सोच रहे हो ना नेशनल पार्क, आपका सवाल मुझे पता है कहां जा रहे हो, यू आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट द कोर जोन ऑफ अ टाइगर रिजर्व, हां कि टाइगर कोर जोन में मिलता है, कॉर्बेट में आप जाओगे ढिकाला रेंज या वो रेंज, ये रेंज वो अलग है, वो हम थोड़ी दिन करेंगे, ठीक है, आप पहले इस पे ध्यान दीजिए। इजंट टूरिज्म अलाउड इन बफर जोन, माइनिंग किधर भी अलाउड नहीं है, नहीं कहीं अलाउड है। शिवम 1 सेकंड, आप प्रीवियस स्लाइड दिखाइए लीजिए भाई, देखिए प्रीवियस स्लाइड, तब तक मैं सवाल देखता हूं। अरे यार माउस ही नहीं चल रहा इधर तो भाई, एवरीथिंग इज सो मिक्स अप, बाबू को दिया ना ये काम। शिवम हु वांट्स एवरेज चाइल्ड, नहीं गलती से, सॉरी, देखिए शिवम आई टेल यू समथिंग, इट इज नॉट अबाउट एवरेज चाइल्ड, इस हिसाब से आप बताओ कि जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम और आप एक होके भी कितने अलग हैं शिवम, सोचो, हाँ मैं इतना हाइट का हूं, आप शायद मेरे से लंबे हो या छोटे, जो भी व्हाटएवर इट बी, हाँ मेरा स्किन कलर आपका स्किन कलर, मेरे आई कलर आपके आई कलर, कितना डिफरेंस है हमें, अब क्या उस डिफरेंस को आप काट दोगे, फॉर एग्जांपल मैं और शिवम दोनों अगर 6 फीट के हम लोग रहे बुरी आके, क्योंकि अपने पेरेंट्स के डिजायर्स तो सेम रहते हैं, तो इज दैट गुड फॉर जीन्स से आवर जीन पूल और इज इट बैड फॉर अ जीन पूल, मुझे बताओ शिवम, प्रॉब्लम कहां से आता है जेनेटिक बेबी का, वही तो है कि आप आपका जीन पूल आप छोटा कर रहे हो, जो नेचुरल आपका प्रोग्रेशन होता है, जो हम होमो इरेक्टस से होमो सेपियन बने, क्यों बने, क्योंकि आपने आपका यू अलाउड द जीन पूल टू मिक्स, आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ट्रेट्स डेवलप हुए, अभी आपका क्रिस्पर के चलते आप सबका इंडिविजुअली आप बोलोगे कि नहीं हमें तो ऐसा ही चाहिए, हमें तो वैसा ही चाहिए, तो क्या हो रहा है, आप नेचुरल प्रोग्रेशन रोक रहे हो, तो अच्छा बात नहीं हो सकता, ठीक है भाई, चैट क्या हो गया, साइड 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 ले भाई, साइड लिख लो, लो लिखो आराम से लिखो फ्रेंड्स, कोई हड़बड़ी नहीं है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब आपको हम बताएंगे पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व का मैपिंग करना है कैसे कर डालते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का मैपिंग कर डालें फ्रेंड्स, क्योंकि जरूरी तो है, थोड़ी देर में करते हैं, चलो ये लिखो, उसके बाद हमको आप बताओगे, अब चलो मैं तो थक गया भाई, अब आप हमको बताओगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, दिमाग लगाओ थोड़ा और बताओ मुझे, दीपक लिख लिया क्या, लो भाई दीपक जल्दी से लिख डालो, फिर आगे बढ़ो, मैं चैट देख नहीं पा रहा हूं, ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और आप हमको बताएंगे, आप चैट में, हम चैट देखेंगे अभी, यू विल टेल मी द एडवांटेजेस ऑफ इन सीटू, पहले तो क्या एडवांटेजेस आप बताओ, फॉरगेट क्या क्लास नोट्स, ये नोट्स बुक नोट वो नोट वो सब छोड़ दो, 25 दिसंबर छुट्टी, हां भाई छुट्टी, नेचुरल हैबिटेट, वेरी नाइस, लिखो ओके, स्पीशीज आर इन नेचुरल हैबिटेट, बहुत बढ़िया, इसका अर्थ क्या हुआ, नेचुरल हैबिटेट में आपने मूव नहीं किया, मतलब मीनिंग लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, जो जहां है यथार्थ आपने स्टेटस को मेंटेन कर दिया ना यहाँ पे, करेक्ट, आप छेड़छाड़ ज्यादा नहीं कर रहे हो इन सीटू में, जो जहां है वैसे ही रहेंगे, दूसरा नो नीड टू अडैप्ट, वेरी नाइस, सो कैन आई से कि मेरा लाइफ साइकिल और मेरा एवोल्यूशन प्रोसेस एक नेचुरल स्टेज में चलेगा, मैं और आप उससे कुछ लेना देना नहीं, आप भले हार्वर्ड से पढ़ के आए हो, हाँ पर आप वहां पे कुछ कर नहीं सकते हो, वो एनिमल जो करना होगा उसके हिसाब से करेगा, आपका काम है बस प्रोटेक्ट करना, करेक्ट, तो लिखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल प्लस एवोल्यूशन, ये एक नेचुरल मैनर में होगा, एक नेचुरल मैनर में होगा, हम कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, क्या मैं कह सकता हूं कि बिकॉज ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, ऐसे लिखो, बिकॉज ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन द ग्रीन कवर ऑफ अ कंट्री इज इंश्योर्ड, सोचो अगर आप सब चीज जू में डाल देते तो फॉरेस्ट कहां रहते, तब तो सिर्फ जू ही जू रहते हमारे पास, पर देखो पर्टिकुलर नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क फॉर एग्जांपल, तो इतना सारा फॉरेस्ट आपको बचा हुआ है, नहीं तो वहां पे तो सब अभी तक वो होटल और लॉज बन गया होता फटाफट, करेक्ट, कैन आई से कि ये एक्सपेंसिव कम है, कम एक्सपेंसिव होगा, मुझे कुछ करना नहीं है ज्यादा, तो इट इज लेस एक्सपेंसिव, सोचिए, करेक्ट, एंड कैन आई से कि इन टर्म्स ऑफ राइट्स बेस्ड इश्यूज ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज, फॉरेस्ट के आसपास जो आपके लोग हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, आप कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ अलाउ कर रहे हो, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालने, ये निकालने वो निकालने अलाउ कर रहे हो, मुझे बताओ, और कोई पॉइंट इसको छोड़ के तो हमको बताओ भाई, एफआरए ट्राइब वाला जो है वो लास्ट पॉइंट है, राइट्स बेस्ड इश्यूज आपके आप सेट कर रहे हो उसपे, शिवम जी तभी करेंगे, अभी तो हम इन सीटू कर रहे हैं, अब इसके बाद एक्स सीटू करेंगे, नो ड्रास्टिक चेंजेस, जैस्मिन वो फर्स्ट में आ गया, नेचुरल हैबिटेट में गुड, बैलेंसिंग द अर्थ डन, लाइफ साइकिल एवोल्यूशन में आ गया, सर नंबर 4 बता दो, देखो इन सीटू कंजर्वेशन में करना क्या आपको, क्योंकि आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, हाँ तो आपका एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आपको बस बड़ा लगा देना चारों साइड से, खत्म, बस और क्या करना है आपको, पर आप जू सेट करने जाओ, पहले एरिया निकालो, हाँ स्टेट गवर्नमेंट से हाथ पैर जोड़ो भाई, भगवान हमको दे दो, उसके बाद आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, जू कीपर, थोड़ी ना जू कीपर ऐसा है कि कोई भी ओवरनाइट बन जाएगा, हाँ, उसके लिए थोड़ी ना रिटन एग्जामिनेशन होगा कि हाँ भाई जू कीपर के एग्जामिनेशन के लिए आ जाओ, और सामने में तुम्हारे टाइगर को तुमको खाना खिलाना है, कौन सा पढ़ाई वो सिखा सकते हैं, तो यूनिट स्पेशलिस्ट, तो एक्सपेंसिव है, ट्रेनिंग प्रोसेस उसमें चाहिए, उसमें वेटरनरी वेट चाहिए आपको, हाँ 24/7 अवेलेबल हो, एक्सपेंसिव है, जू सीड बैंक बोटैनिकल गार्डन सब एक्सपेंसिव बहुत ऐसा लगता है भाई साहब,
लेस कॉस्टली ट्रेंड, करेक्ट सर। 5 में क्या आपने लिखा? एक्सपेंसिव लेस है, ये तो लिखा हूं मैं, लेस एक्सपेंसिव। और नंबर 5 में लिखा है राइट्स बेस्ड इश्यूज ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज, ये आपका फॉरेस्ट है। हाँ, और यहाँ पे आपके कम्युनिटीज रहते हैं अलग अलग, यहाँ पे इनके अलग अलग कम्युनिटीज रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, करेक्ट। तो क्या है, बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट भी बचाया है, एक पर्टिकुलर प्लांट एनिमल स्पीशीज जो भी आपका फोकस रहा हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, पर क्या आप लोगों को साथ में लेके चल रहे हो? ऑफ कोर्स। तो क्या हो रहा है, उनका भी तो हक का आप बात कर रहे हो जब आप फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करते हो, जब आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हो, या बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हो। कल के दिन मान लो मेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना रहा या बायोस्फीयर रिजर्व ना रहा, थिंक फॉर अ मोमेंट फ्रेंड्स, हां, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, हटा दिया, या बायोस्फीयर रिजर्व हमने हटा दिया, नहीं चाहिए हमें, तो क्या होगा? रातों रात सब जाके घर बनाएंगे वहां पे। तो ये लोग क्या करेंगे फिर? व्हाट विल दे डू? क्योंकि ये तो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है अपना खाना पीना सोने सब कुछ के लिए। तो क्या उनका भी तो राइट्स का सुरक्षा हो रहा है अगर आप इस एरिया को बचा रहे हो, है कि नहीं? साइड प्लीज, यस इसमें हट रहा। इन सीटू मींस इन द सिचुएशन। ये अगर मेरा फॉरेस्ट का एरिया है, आप यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, लो भाई डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आपने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया है, आप जाके बस इसी एरिया को प्रोटेक्ट करने में ध्यान लगाते हो। अगर आप एक स्पीशीज को ध्यान लगाते हो वो बन जाता है नेशनल पार्क, अगर आप एक से ज्यादा स्पीशीज को ध्यान लगाते हो वो बन जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और अगर आप स्पीशीज के साथ साथ कम्युनिटीज को भी साथ में लेके चलते हो तो वो बन जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये सोचो, बिकॉज ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन द ग्रीन कवर ऑफ अ कंट्री इज इन शॉर्ट, सेम कॉन्सेप्ट। आपने एक एरिया के प्रोटेक्शन में पूरा जान लगा दिया, तो एरिया के अंदर फॉरेस्ट था, अब आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं रहता, नेशनल पार्क नहीं रहता, तो क्या होता है? फॉरेस्ट काटने हमारे आप ही जाते सबसे पहले, आगे चल भाई घर बनाएंगे। तो क्या हो रहा है? आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी तो हो रहा है साइड बाय साइड, एनिमल और प्लांट स्पीशीज का कंजर्वेशन तो हो ही रहा है, पर ऑब्वियसली आपका फॉरेस्ट ग्रीन कवर आप बचा के रख रहे हो फ्यूचर जनरेशंस के लिए। आपको पता है कार्बन सिंक है वो कितना कुछ है, इकोसिस्टम सर्विसेज में फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट प्रदान करता है, यू ऑल नो दैट। 0.5 कर दिया, कितना बार कर, ध्यान दो थोड़ा, चलो आगे बढ़ो, लेट्स गो नेक्स्ट। अब हम देखेंगे एक्सी2 कंजर्वेशन, एक्सी2 कंजर्वेशन आउटसाइड द सिचुएशन है। अब आप फॉरेस्ट के अंदर अंदर रह के किसी को नहीं बचाओगे, अब आप फॉरेस्ट से चीजों को बाहर लाओगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था? एक एक सेंटेंस में समझेंगे अब, ठीक है। एक्सी2 कंजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट, लिख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिखो, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। देखो, आप फिजिकल लोकेशन चेंज कर रहे हो, हैबिटेट का अर्थ है लोकेशन, फिजिकल लोकेशन चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सीड या जीन बैंक है, जैसे कहो सीड बैंक कह लो, चलो सीड बैंक। इस जगह का नाम सुना है आपने? स्वालबार्ड। कौन सा कंट्री में है स्वालबार्ड? बताओ फ्रेंड्स, किस कंट्री में है स्वालबार्ड? क्या होता है उधर? क्या होता है उधर? सेक्रेट ग्रुप्स रहा नहीं, वो अलग से करेंगे फ्रेंड, नहीं नहीं रहा नहीं है सृष्टि, वंस यू फिनिश एक्सी2 उसके बाद सेक्रेट ग्रुप्स का अलग से पूरा कांसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ये एक सीड बैंक है, यहाँ पे आज तक ह्यूमैनिटी ने जो भी सीड्स यूज किए हैं उसका एक एक सैंपल वहां भेजा गया है, ताकि किसी दिन कोई ऐसा मास एक्सटिंक्शन इवेंट आए या कुछ भी हो जाए। वो मान लो कि अभी हम लोग फॉर एग्जांपल ब्लैक दाल खाते हैं, दाल मखनी में खाते हो ना ब्लैक दाल, करेक्ट। अब मान लो कि आपका क्लाइमेट चेंज के चलते ब्लैक दाल उगना ही बंद हो जाए, खत्म, नो मोर दाल मखनी, तो क्या करोगे? देन आपके पास एटलीस्ट एक सैंपल है जो आपने बचा के रखा है, इसलिए इसको कहते हैं सीड बैंक, कि आपने डिपॉजिट करके रखा है एक सीड को, ताकि जब जरूरत होगा तब निकालेंगे। सैंपल्स, अरे नॉट जस्ट वन, सैंपल्स आर केप्ट, सैंपल्स आर केप्ट, ठीक है, ताकि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। आप सोचो फॉर एग्जांपल, ऐसा सोचो कि आज के टाइम पे आपका एक कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो गया, अब मुझे दाल मखनी बहुत पसंद है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ब्लैक दाल खत्म, अब नहीं होगा, नहीं होगा, अगर मैं सिर्फ एक सैंपल रख देता हूं तो उससे जो भी नेक्स्ट ब्लैक दाल निकलेंगे मेरे, क्या उसमें डाइवर्सिटी हाई होगा या लो होगा? मुझे बताओ। मान लो एक ही मैंने ए सैंपल रखा है स्वालबार्ड में जाके, बस एक, और उसके बाद में साइंटिस्ट बोलता हूं कि हां भाई जाओ इस एक सीड से मुझे अब 10 सीड बना के दो, क्या उसका डाइवर्सिटी हाई होगा या कम होगा? लो होगा, बहुत कम। जितना ज्यादा सैंपल्स उतना ज्यादा डाइवर्सिटी, करेक्ट। दैट इज द पॉइंट ऑफ द सीड बैंक। कॉन्सेप्ट समझे क्या है सीड बैंक? समझे आप सीड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, लिखिए वहां पे सीड बैंक में। सॉरी सॉरी भाई, स्वालबार्ड इज इन आइसलैंड, नहीं इट इज नॉट इन आइसलैंड भाई, इट इज इन नॉर्वे, ठीक है, लिखो यहाँ पे, नॉट इन आइसलैंड, इट इज इन नॉर्वे। वो एक वो है एरिया, वो एरिया भी दिखा देता हूँ आपको, चलो ओके। यहाँ पे लिखिए एग्जांपल स्वालबार्ड नॉर्वे, ओके, स्वालबार्ड इन नॉर्वे, ये अपना एक आइलैंड है वहाँ पे, स्पिट्सबर्गन आइलैंड बोलते हैं क्या? लेट मी रिकॉल, स्पिट्सबर्गन आइलैंड, SPITSBERGEN, स्पिट्सबर्गन आइलैंड पे। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एसेंशियली दे आर कोल्ड स्टोरेजेस, ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज जैसा होता है। अब आप समझ पा रहे हो कि हमने नॉर्वे क्यों भेजा, क्योंकि जनरली वहाँ ठंडा है, ठीक है, ओके। टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड, ह्यूमिडिटी इज कंट्रोल्ड, लिखिए टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड, टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड, ओके। पॉइंट सी, अब सीड का आप क्या बचाते हो वहाँ पे? एग्जैक्ट सीड को ऐसे रख दोगे क्या? मुझे बताओ। सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग ड्यूरेशन, और यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट सी में जर्म प्लाज्मा इज स्टोर्ड, जर्म प्लाज्मा इज स्टोर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? सीड बैंक पे बॉम्बिंग हो जाए तो काम तमाम, ये पुतिन के दिमाग में आइडिया आया होगा। ओके, ओनली वन एग्जांपल, ओके टेल मी देन, इंडिया का सीड बैंक कहाँ पे? मुझे बताओ फ्रेंड्स, चलो आपको 2 एग्जांपल देंगे, ऐसा क्या है? इंडिया का सीड बैंक कहाँ पे? लिखिए द इंडियन सीड बैंक, सेकंड एग्जांपल, या लिखना तो लिखो, कोई टेंशन नहीं है। इंडियन सीड बैंक, ये है आपका चांगला इन लद्दाख,
छांगला इन लद्दाख। लद्दाख में और भी एक चीज अपना एक ऑब्जर्वेटरी भी है। का ऑब्जर्वेटरी है फ्रेंड्स? कश्मीर नहीं कहेंगे इसको, अब इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कहेंगे। एक ऑब्जर्वेटरी भी है वहाँ पे, हानले ऑब्जर्वेटरी। गुड। लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फ्रेंड्स, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ध्यान रखो इस एरिया का। भारत सरकार का पूरा फोकस है उधर, तो तुम्हारा भी फोकस होना चाहिए उधर। हानले ऑब्जर्वेटरी, वेरी नाइस, गुड। ओके, अब देखो कि जो इंडियन सीड बैंक है ना, ये स्वालबार्ड के बाद सबसे बड़ा सीड बैंक है ग्लोबली, सेकंड लार्जेस्ट सीड बैंक है। तो ये दो एग्जांपल्स मोर देन एनफ। ओके, नंबर 2 करिए, चलिए। नंबर 2 सीड बैंक हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा था हमने? जीन बैंक। जीन बैंक लिखिए, चलिए। क्या लगता है जीन बैंक में क्या स्टोर करते होंगे हम लोग? जीन बैंक में क्या स्टोर होता होगा फ्रेंड्स? बताओ, लिखिए यहाँ पे। कोल्ड स्टोरेज, वंस अगेन ठंडे में ही प्रिजर्व होगा। ओके, जेनेटिक रिसोर्सेज आर प्रिजर्व्ड। ओके, बताओ कोई एग्जांपल बताओ जीन बैंक का, जो सुना हुआ आप लोगों ने। बताइए, इंडिया का जीन बैंक कहीं है, वर्ल्ड का जीन बैंक कहीं है, क्या है आपका करंट अफेयर्स, हम समझें थोड़ा। सर बस, अरे अभी कहाँ, अभी तो हमने आपको वो तो किया ही नहीं गाइस, आज तो बहुत करना बाकी है, अभी बहुत स्लो चल रहा है, थोड़ा करेंगे अभी। लिखिए उधर, लिखो लिखो, यहाँ पे लिखिए आप, बड़े बड़े शब्दों में लिखेंगे। नोट, नोट लिखिए यहाँ पे। एक आपका इंडिया में नेशनल जीन बैंक बनाया गया है, नेशनल जीन बैंक, ठीक है। ये बनाया है दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, एक है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। जो लोग यहाँ पे, कोई राजेंद्र नगर से है क्या आसपास? एनीवन फ्रॉम राजेंद्र नगर? राजेंद्र नगर से ठीक पीछे, थोड़ा दूर पीछे, जैसे आप राजेंद्र प्लेस के आसपास जाते हो, वहां पे देखोगे पूसा इंस्टीट्यूट है, पूसा इंस्टीट्यूट। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इन नेशनल सिग्निफिकेंस गाइस, बहुत काम करता है वहां पे, ठीक है। हम लोग को पता नहीं चलता कि हम लोग अपना अलग में पगलाए रहते हैं, बट दैट इंस्टीट्यूट, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईकार, पूसा इंस्टीट्यूट, करेक्ट, गुड, ठीक है। देखो इसका फुल फॉर्म लिखेंगे आप, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट प्लस आईकार प्लस, लिखिए उधर, योर NGABAR, ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इन दोनों ने मिलकर बनाया है हमारा नेशनल जीन बैंक। क्या कर रहे हैं उसमें? जाके जेनेटिक रिसोर्सेज को जो है सारे को प्रिजर्व कर रहे हैं बस, और क्या करना है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, चलो बेसिक फंडा थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जीन जो है वो फंडामेंटली किस चीज का बना होता है फ्रेंड्स? मुझे अगर बताओ, एग्जांपल में ऑप्शन दे रहा हूं, आरएनए, डीएनए, बोथ या नन। आइडियली जीन किसका बना होता है? डीएनए का ना। और डीएनए किसका बना होता है? डीएनए किसका बना होता है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? 10th में पढ़ा था, आई नो, तभी तो भूल गए आप लोग, नहीं पता, ठीक, मैं बताऊंगा आपको। लेट्स लुक एट इट। चलो देखो, जीन जो है, पहले बात समझो। भाई गाना बढ़िया आज। जीन इज बेसिकली क्या होता है? हेरिडिटी का एक फंक्शनल यूनिट है, हाँ? जो एक आपको एक ट्रेट्स मिलते हैं आपके पेरेंट्स से, या एक पेरेंट प्लांट से बच्चा प्लांट में जो ट्रेट्स जाएगा, जो हेरिडिटरी सीक्वेंस होगा, उसको हम कहते हैं जीन्स। और जीन्स नॉर्मली बने होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से। पर अब सवाल उठता है कि मेरे डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? तो थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो फ्रेंड्स, ठीक है। डीएनए और आरएनए में क्या होता है? डीएनए होता है, पहला बात, डबल हेलिकल, ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर डीएनए का, ओके। आरएनए होता है सिंगल हेलिकल। डिफरेंसेस, ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी तो नहीं पढ़ाऊंगा बैठ के, पर ध्यान रखो थोड़ा, बेसिक डिफरेंसेस याद रखना है आपको सिविल सर्विस बनना है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। जो मेरा शुगर कंपोनेंट है मेरे डीएनए में, ठीक है, वो होता है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में आपको पता है वो एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, वो सारे हम यूज करते हैं। आरएनए में हम एडेनाइन, यूरासिल, वो सब यूज करते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप देखो नेशनल जीन बैंक का प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द नेशनल जीन बैंक? लिखो इधर, लिखिए इधर, द पॉइंट ऑफ अ नेशनल जीन बैंक। क्यों क्यों बनाया भारत सरकार ने? पैसे काट रहे थे क्या उनको? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने ये नहीं पूछा इसके बारे में? पूछा होगा शायद, मैंने मिस कर दिया होगा। ये जर्म प्लाज्मा क्या होता है? व्हाट इज द जर्म प्लाज्मा? वो ठीक है, वो बायोलॉजी देखो, एनसीईआरटी देखो, उसमें कुछ ऐसा बताने को नहीं है। जर्म प्लाज्मा क्या होता है? आपने पूछा था आदर्श, गुड, गुड क्वेश्चन था तब। लिखिए, जर्म प्लाज्मा एक शब्द में लिखो, समझो बात, वो लिविंग टिश्यू होता है जिससे कि आप नए प्लांट्स को उगा सकते हो, ओके। लिखो यहाँ पे, लिविंग टिश्यू फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन। देख लो, लिविंग होना चाहिए, डेड नहीं होगा, नहीं तो फिर काहे का बचा रहे हो वहां पे? आप सवालबार भेज के जो इतना फ्लाइट टिकट खर्चा किया, क्या फायदा अगर वो मरी गया तो, वो टिश्यू मरी गया तो, ठीक है। व्हाट इट, चलो, दिस इज अबाउट योर जीन बैंक, लेट्स गो फॉरवर्ड। नंबर 3, करंट अफेयर्स आपको इंक्लूड कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी साथ पे साथ कर रहे हैं, गुड। नंबर 3, अब हम लिखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके बाद करेंगे सेक्रेट ग्रोव्स, और उसके बाद देखते हैं क्लास का क्या मूड है। अब देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में, चलिए। क्रायो का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज क्रायो मीन? पॉइंट ऑफ जीन बैंक, जीन बैंक इज टू गो अहेड एंड सेव द जेनेटिक रिसोर्सेज माय फ्रेंड्स। एक मिनट रुकिए अमितेश, मैं आपको सारा पॉइंट लिखाऊंगा फ्रेंड्स, सारा पॉइंट लिखाऊंगा, तो पॉइंट क्या बनता है? मैं अगर आपको ऊपरी सतह से पढ़ा दूं तो फायदा नहीं है ना, करेक्ट। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब ठंडे टेंपरेचर में, हाँ, तो बस यहाँ लिखो, क्रायो प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन इन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स, इन एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। नंबर 2, पॉइंट वाइज लिखेंगे, कोई ऐसा पैराग्राफ मैं आपको लिखाऊंगा नहीं कभी।
ठीक है, कितना टेम्परेचर आप देख रहे हो रफली, व्हाट टाइप ऑफ टेम्परेचर लुकिंग एट, रफली अराउंड देखोगे ना तो -200 डिग्री के आसपास माना जाता है, रफली -200 डिग्री के आसपास, ठीक, -200 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। नाउ सम बुक्स आपको कहेंगे -190, सम बुक्स कहेगा 195, 196, हाँ वो ऑथर को जो मर्जी आ रहा है वो लिख रहा है, आपको अप्रॉक्सीमेटली याद रखना है -200 के आसपास। ओके, नंबर 2 लिखो यहाँ पे, नंबर 2 लिखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन में हम रोकते हैं, रूट्स शूट्स आर प्रिजर्व्ड। नंबर 3, क्रायो प्रिजर्वेशन में रूट्स शूट्स प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड इन दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिमेन्स सस्पेंडेड लाइक इन परमाफ्रॉस्ट। आपने पढ़ाई होगा ना परमाफ्रॉस्ट के थॉइंग से, परमाफ्रॉस्ट जो मेरा खत्म हो रहा है उससे नए नए पैथोजेंस, नए नए बैक्टीरिया निकल रहे हैं, करेक्ट, सो दैट इज द एंटायर पॉइंट। आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मैं डोरमेंट स्टेज में डाल देता हूं, तो आप ना जीते हो ना मरते हो, आप बस उधर पॉज पे रुके हुए हो, ठीक है, गॉट इट। नंबर 4, चलो ये हो गया नंबर 4। इसके बाद हमें क्या होगा, कैप्टिव ब्रीडिंग, XC2 का नेक्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग, हाँ, एग्जांपल साइबेरियन टाइगर इन PNZT। नंबर 5, ट्रांसलोकेशन, एग्जांपल चीता, साइबेरियन टाइगर फ्रॉम साइप्रस। चीता कहाँ से आया था गाइस, किस कंट्री से हमारा चीता आया था, हमको बताओ। नामीबिया से आया था ना, नामीबिया से आया था ना चीता, मुझे बता दो। अफ्रीका तो फॉर श्योर, सबको पता है। नामीबिया। कैप्टिव मतलब क्या होता है, धर लेना, दबोच लेना, कैप्चर, हाँ, ब्रीडिंग। आपने टाइगर मंगाया, पहले देखो गाइस समझो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये साइप्रस, ठीक है, ये नामीबिया, और मान लो ये इंडिया, ये इंडिया। अब मुझे बताओ, आपने साइप्रस से टाइगर मंगाए, नामीबिया से भी चीता मंगाया, ये जो प्रोसेस है ना, जहां से कि किसी दूसरे एरिया से यहाँ पे मैं अपना स्पीशीज मंगा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, जहां पे कि आप नया एरिया दे रहे हो, न्यू लोकेलिटी यू आर गिविंग। ओके, अब साइबेरियन टाइगर यहाँ के मैं वाइल्ड में नहीं छोड़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे चीता को छोड़ा है, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको पिंजरे में डाल रहा हूँ। उसके बाद जो मेल और फीमेल टाइगर है मैं उनको मेट कराने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे पास एक बच्चा साइबेरियन टाइगर है। उसके बाद मैं साइबेरियन टाइगर का पॉपुलेशन में इजाफा करने की कोशिश करूंगा, एक लिमिट, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद मैं उनको शायद जंगल में छोड़ूं, वो काफी सालों बाद होगा। तो क्या हो गया, एक प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन, कि आप किसी चीज को इंपोर्ट करा के लाए, और उसके बाद अगर आपने खुले में छोड़ दिया तो नो प्रॉब्लम, पर अगर आपने पिंजरे में बंद करके रखा फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसको कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग, तो वो हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिखो इसको। ट्रांसलोकेशन इज जस्ट चेंज इन लोकेशन, कैप्टिव ब्रीडिंग इज क्रॉसिंग द मेल एंड फीमेल टू गेट न्यू प्रोजेनी, ठीक है। नंबर 6, बॉटनिकल गार्डन, बॉट गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या बचाते हैं भाई, मुझे बताओ। बॉटनिकल गार्डन में मेरे वेजिटेबल्स होंगे, हमको बताओ फ्रेंड्स, बस लास्ट गाइस, चलो मैं सेकंड ग्रुप कल से शुरू करूंगा। मुझे बताओ, बॉटनिकल गार्डन में वेजिटेबल्स मिल जाएंगे मुझे, क्यों नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। बॉटनी से लेना देना है ना, प्लांट्स वैराइटीज, वेजिटेबल्स भी होते हैं फ्रेंड्स, ये तो सवाल है, देखो ये सब पूछा जाएगा आपसे, और आपका इंस्टिंक्ट आएगा कि ना रे भाजी वाजी क्यों होगा वहां पर, है, ठीक है, तो लिखिए उधर, बॉटनिकल गार्डन में हम बचाते हैं या हम कंजर्व करते हैं फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, तीनों लिखो इधर, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट, सारों को हम वहां पे प्रिजर्व करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उनको समझते हैं डीपली, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे क्यों होता है रफली, रिसर्च पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस, रिसर्च पर्पस है। फॉर एग्जांपल चलो फोटो देखो, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, चलो हैव अ लुक एट दिस, व्हाई, बिकॉज़ मैं खुद विजिट किया हूं तो मुझे पता है। ये देखो लॉयड बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स अक्रॉस द कंट्री, दार्जिलिंग में स्थित है ये, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे क्या क्या काम कर रहे हैं ये लोग, आप देखो, अगर इन्होंने लिखा होगा, वैसे तो सरकारी वेबसाइट है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इनसे, बट इफ यू हैव अ लुक एट इट, ये देखो हर तरह के हार्बोरियम, हेर्बेरियम सब कुछ है उधर, ताकि आप हर तरह का वो प्रोटेक्शन दे पाओ अपने प्लांट्स को। लाल बाग इन बेंगलुरु, वेरी नाइस, हर जगह बोटेनिकल गार्डन है, पटना में बोटेनिकल गार्डन है, जहाँ पे आई विजिटेड दैट टू। रूट्स एंड शूट्स मतलब आप, रूट्स क्या होता है, जो ग्राउंड के नीचे जाता है उसको रूट कहते हैं, शूट क्या होता है, जो सन की तरफ जाता है उसको शूट कहते हैं, तो आप तोड़ के दोनों को क्रायो प्रिजर्व कर देते हो, लंबा टाइम के लिए जमा देते हो, जब जरूरत होगा फिर मैं निकाल के उसको यूज करूँ। बोटेनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन भी बहुत बढ़िया। चलो एनिमल्स नहीं होते बोटेनिकल गार्डन में, तो फिर जूलॉजिकल गार्डन हो जाता है, तब तो जू ही हो गया ना। बोटेनिकल गार्डन में ओनली प्लांट्स, बोटेनिकल, बॉटनी, बॉटनी इज टू डू विद प्लांट्स, जूलॉजी इज टू डू विद एनिमल्स, ठीक है। चलो आज के लिए हम रैप करेंगे, यहीं पे कल हम शुरू करेंगे सेकंड ग्रुप से, और फिर मैपिंग वाला चालू करेंगे, कल थोड़ा जल्दी करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा एक क्लास पीछे चल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, और आज हो गया 21 तारीख, मतलब आपके पास 10 4 15 दिन मेरे पास, ठीक है, हो जाएगा। चलो बाय बाय। PNHZP क्या है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कैसे आप लोग भूल जाते हो फ्रेंड्स, इतना तो हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलेंगे अब कल शाम 6 बजे, प्लीज टाइम पे रहेंगे, हम तो टाइम पे रहते हैं, और मेरे से गुस्सा मत फ्रेंड्स, तबियत खराब है, ऐसा ही मेरे को गुस्सा हो तो मेरे को मजा नहीं आता है, ओके। चलो मिलता हूँ कल शाम में आपसे, बाय।